आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लिया होगा। रिवाइज करके नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी कंसोर्शियम के बारे में, ठीक है। कंसोर्शियम, अच्छा पीपीटी शेयर कर रही हूँ मैं, एक मिनट। मम्मी किताबें कब तक आएगी? किताबें आ चुकी हैं ना। नई बुक्स आ गई क्या? पूरी नई? ये हल्द्वानी में आई हुई है अभी। आपके मतलब नया, मतलब वो नहीं आया है, स्लॉट आया है। आपका जो प्रीवियस बुक्स रखी थी उन्हीं को ही, मैडम गुड मतलब आफ्टरनून। वही। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है आई थिंक ना। मेरी स्क्रीन दिख रही है किसी को? हाँ मैम, दिख रहा है। ओके, मेरी स्क्रीन में स्लाइड भी दिख रही है? नहीं मैम। नहीं नो। दिख रही ना। नो मैम। स्क्रीन हैंग हो गई है, एक मिनट। प्लीज ज्वाइन। नहीं हो गया, हो गया, एक मिनट। अभी स्क्रीन दिख रही होगी ना? हाँ मैम, दिख गई। पीपीटी दिख रही है सभी को? हाँ मैम, दिख रहा है। ओके। यस, ये कंसोर्शियम के बारे में है। ठीक है। कंसोर्शियम, बेसिकली कंसोर्शियम जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म कहलाता है। और कंसोर्शिया जो है आपका, वो प्लूरल फॉर्म है ना। कंसोर्शियम आपका सिंगुलर है और कंसोर्शिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ कंसोर्शियम, ठीक है। बट इज द मोस्ट ऑफ टाइम यूज इन सिंगुलर फॉर्म, लेकिन इसको हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। लेकिन अगर कंसोर्शियम आएगा तो वो आपका सिंगुलर कहलाएगा। कंसोर्शिया आपका प्लूरल प्लूरल वर्ड है, ठीक है। कभी कभी मतलब इसका मीन्स आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि कंसोर्शिया इज अ प्लूरल फॉर्म। कंसोर्शिया बहुत सारे कंसोर्शिया, मतलब एक प्लूरल फॉर्म होता है जिसमें कि बहुत सारे कंसोर्शिया की बात की जा रही है। और अगर कंसोर्शियम की बात की जाए तो ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? पार्टनरशिप, यानी कि जब कोई भी दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन आपस में अपने रिसोर्सेज के थ्रू कोऑपरेशन करके अपने यूजर्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जो उनके रिसोर्सेज के थ्रू वो प्रोवाइड करा सकते हैं, वो आपका कंसोर्शियम कहलाता है, ठीक है। दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, पब्लिक लाइब्रेरीज हो सकती हैं, या कोई भी फर्म हो सकता है, वो अपने रिसोर्सेज का मतलब एक रिसोर्सेज का वो कॉपरेशन करके एक साथ, मतलब कॉपरेट करके वो रिसोर्सेज के माध्यम से अपने यूजर्स को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जिससे कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो बहुत सारे जर्नल्स होते हैं जो वो बहुत महंगे होते हैं। अगर वो प्रत्येक लाइब्रेरी मतलब सब्सक्राइब करेगी तो वो अपने मतलब केवल इंडिविजुअली सब्सक्राइब करेगी प्रत्येक लाइब्रेरी, तो उस लाइब्रेरी के यूजर्स ही उस जर्नल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो सब्सक्रिप्शन मतलब कई सारी लाइब्रेरीज एक साथ लेती हैं तो उससे उस उन सारी लाइब्रेरीज के यूजर्स को फायदा होता है। इससे हम एक साथ मतलब बहुत सारे यूजर्स को बेनिफिट दे सकते हैं एक लिमिटेड रिसोर्सेस के माध्यम से, ठीक है। तो आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी नीड क्यों है और कितने प्रकार के कंसोर्शियम होते हैं। बेसिकली कंसोर्शियम क्या होता है? पार्टनरशिप होती है। जैसे कि जैसे जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम एक मतलब दो तीन लोग पार्टनर होते हैं जिसमें कि वो अपने मतलब आपका जो कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, मनी लगाते हैं, ठीक है। उससे कोई चीज परचेज होती है, फिर वो उसमें उसका एज अ प्रॉफिट या फिर उसको रिसोर्सेज को वो अपने लिए या फिर अपने जितने भी कस्टमर हैं या जो यूजर्स है उनको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है कि अगर आप बात करें कि हम पार्टनरशिप किसी भी दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में पार्टनरशिप के थ्रू जो रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है और उससे जो यूजर्स को बेनिफिट होता है वो हमारा कंसोर्शियम कहलाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कंसोर्शियम कहलाती है। और जिससे जो बेनिफिट होता है वो यूजर्स को उस पर्टिकुलर लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत सारे यूजर्स बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। कंसोर्शियम का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज से हम बहुत सारे यूजर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल लाइब्रेरी अगर चाहे कि वो प्रत्येक यूजर्स की नीड को फुलफिल कर सके तो एट प्रेजेंट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर
कुछ सेकेंड कुछ मिनट्स बाद कुछ ना कुछ नया नॉलेज लाइब्रेरीज में ऐड हो रहा है। तो अगर एक लाइब्रेरी अपने मतलब अपने बेसिस पे चाहे कि प्रत्येक यूजर्स की नीड को फुलफिल कर सके तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कंसोर्शिया का मतलब एक कॉन्सेप्ट आया कि वो एक साथ एक पार्टनरशिप की तरह काम करके मतलब मैक्सिमम यूजर्स को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं और उनकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंसोर्शियम का हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर ये कंसोर्शियम के बारे में बताया कि लाइब्रेरी कंसोर्शिया आर एज वैलिड एज लाइब्रेरी, जैसे कि लाइब्रेरीज भी वैरी करती हैं उसी प्रकार से लाइब्रेरी कंसोर्शिया भी अलग अलग वैरी करता है कि अलग अलग मतलब उसके एस्पेक्ट पे इसकी स्कोप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके जो यूजर्स है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उनके बेसिस पे कंसोर्शिया फॉर्म होता है। जैसे कि अगर बात करें मेडिकल लाइब्रेरी है आपकी ICMR की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो उसका एक अलग कंसोर्शियम है, उसमें मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी मतलब इंस्टीट्यूट मेंबरशिप होंगे वो एड अप होंगे, वो मतलब उसके मेंबरशिप जो कंसोर्शिया को बनाएंगे, और साथ में उसके यूजर्स भी उसी मेडिकल से रिलेटेड मतलब जो उनकी नीड होगी मेडिकल साइंस से रिलेटेड वो उसी टाइप के यूजर्स होंगे। तो ये जो लाइब्रेरी हमारी जैसे कि लाइब्रेरी होती है वो अलग अलग उसका स्कोप होता है, अलग अलग उसकी नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर होता है। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में बताया था कि हमारे कितने डिफरेंट टाइप के इसके लाइब्रेरीज होती हैं। इसी प्रकार से कंसोर्शिया भी यूजर्स के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं। उसके मेंबर्स हो गए, स्ट्रक्चर हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन, उसके उसको ध्यान में रखते हुए कंसोर्शिया को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि ICMR का मैंने एग्जांपल दिया कि उसकी जो एक मैं भी बताऊंगी आपको कंसोर्शिया, तो उसमें जितनी भी मतलब पार्टनर्स हैं वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं, और जितने यूजर्स भी हैं वो सारे उनके पास वो नीड जिनको मेडिकल साइंस से रिलेटेड बुक्स की नीड है या जर्नल्स की नीड है या रिसोर्सेज की नीड है वो उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी कंसोर्शिया भी उसी बेस पे फॉर्म मतलब उस पे डिपेंड करता है कि वो किस मतलब किस टाइप के मेंबर्स होने चाहिए या किस प्रकार का जो यूजर्स रिक्वायर्ड है उसके लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर गुड आफ्टरनून, यस रेखा त्रिपाठी। ठीक है, तो आज कंसोर्शिया पढ़ा रहे हैं। कंसोर्शिया के बारे में बताया मैंने। कंसोर्शिया एक पार्टनरशिप होती है दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिससे कि मतलब लाइब्रेरी के जो एक, क्योंकि एक लाइब्रेरी पॉसिबल नहीं है कि वो सारे यूजर्स को मतलब नीड को फुलफिल कर सके, तो इस तरह से पार्टनरशिप के माध्यम से हम मैक्सिमम यूजर को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कंसोर्शिया एक प्रकार से हम कहते हैं कि एसोसिएशन है, एक समूह है। ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज को इकट्ठा करके उनके रिसोर्सेज को एक साथ रख के संगठित करके और उन सारे रिसोर्सेज के थ्रू उन सारे लाइब्रेरीज को मतलब लाइब्रेरीज के यूजर्स को जो भी रिसोर्सेज है वो उनको डायरेक्टली प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बात समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यहाँ यस ठीक है, ओरिजिन समझ में आने चाहिए कंसोर्शिया क्या होता है। ठीक है, ये आपका एक सेकेंड, एक कंसोर्शिया के एग्जांपल है आपके। ठीक है, इनफ्लिबनेट हो गया आपका, एक मिनट नेटवर्क है तो एक सेकेंड, ये लाइब्रेरी नेटवर्क है, सॉरी इनफ्लिबनेट लाइब्रेरी नेटवर्क है। यहाँ पे इसके अंदर ई शोध सिंधु है, वो आपका कंसोर्शियम है। ठीक है, यहाँ पे ई शोध सिंधु होना चाहिए। ठीक है, इनफ्लिबनेट का ही प्रोडक्ट है ई शोध सिंधु, वो आपका लैब। हाँ बताइए। यस कौन? मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है। नहीं हो रही है? एक सेकेंड पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है, एक सेकेंड। हाँ दोबारा मैं करती हूँ, दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। अभी शो हो रही है? नो मैम। अभी भी नहीं हो रही है। अब सो रही है? अब हो रही होगी आई थिंक, है ना? हाँ हो गया मैम। यस 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 ओके मैम। हाँ, ये सारे एग्जांपल्स हैं लाइब्रेरी कंसोर्शियम के, कंसोर्शिया के। ठीक है, आपका कंसोर्शियम सिंगुलर वर्ड होगा तो हम कंसोर्शियम यूज करेंगे, कंसोर्शिया यूज नहीं करेंगे क्योंकि कंसोर्शिया प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तभी हमने कंसोर्शियम भी लिखा है, ये इंडिविजुअल अलग अलग कंसोर्शियम के नाम है। ठीक है,
और कुछ कंसोर्शियम आपकी इनफ्लिपनेट की जो ई सोच सिंधु है उसके साथ मर्ज हो चुकी है, जैसे कि यूजीसी इन्फोनेट है, इंडसेट है, एआईसीटी इंसेट, ठीक है, ये दोनों मर्ज होके ई सोच सिंधु, एक मिनट में सही कभी कर देती हूँ उसको, ये ई सोच सिंधु है, ठीक है। ये ई सोच सिंधु है ना, इनफ्लिप की ई सोच सिंधु है, वो आपका कंसोर्शियम है, ठीक है। ये एग्जांपल है, कौन बोल रहा है? और ये इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडसेट का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इसलिए फुल फॉर्म मैंने पूरा लिखा है, ठीक है। तो ये आपका इंडसेट भी एक लाइब्रेरी कंसोर्शियम है, ठीक है, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम है। आपके CSIR की एक, ये NKRC नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम, ये भी एक कंसोर्शियम है, CSIR एंड जो आपका उसके कंसोर्शियम है, ठीक है। इसी प्रकार नेशनल कंसोर्शियम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट थेरेपेटिक फॉर रेयर डिजीज, जिसमें मैं ICMR की बात करी थी ना, तो ये डिजीज पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपका ICMR द्वारा मतलब बनाया हुआ, ये आपका सॉरी डेवलप किया हुआ कंसोर्शियम है, ठीक है। तो ये कंसोर्शियम के एग्जांपल है कि कौन कौन से कंसोर्शियम अभी एट प्रेजेंट इंडिया में है, तो उसके बारे में बात करी हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी इन डिटेल में ई सोच सिंधु के बारे में, और जब इसमें मैं इन्फ्लिपनेट को भी लेके चलूंगी इसमें, हेलो है ना, तो इन्फ्लिपनेट को भी कवर करूंगी, ठीक है। तो एग्जांपल है बेसिक, कुछ कह रहा है क्या पहले मैं? हाँ बताओ मैम। ये आप जो बुक पढ़ा रहे हैं ना? हाँ हाँ, बुक नहीं पढ़ा रही हूँ, 108 है ये। ओके ओके यस मैम। हाँ 108 में आपका रुको मैं देखती हूँ इसमें आपके कौन कौन से लाइब्रेरी कंसोर्शियम के आपने नेटवर्क दे रखे हैं, सॉरी लाइब्रेरी कंसोर्शियम के बारे में इसमें कौन कौन से कंसोर्शियम की बात की गई है। देखो यहाँ पर टोपोलॉजी है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इंडसेट दिया हुआ है, यूजीसी इन्फोनेट दिया हुआ है, दो ही के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, 59 से लेके 72 तक है इसका पेज नंबर पे, ठीक है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है बुक में दिया हुआ, ठीक है। इसमें दो ही के बारे में बताया हुआ है, यूजीसी इन्फोनेट, इंडसेट, एआईसीटी, और लेकिन जो आपका इन्फ्लिपनेट का जो ये यूजीसी सॉरी ई सोच सिंधु है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं जरूर आपको बताऊंगी, ठीक है। और इंस्टेट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज क्यों करते हैं, है ना, वो पहले मैं नीड बता देती हूँ कि नीड क्यों करते हैं। तो मैं जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन, यानी कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही, एक तरह से सूचना का विस्फोट हो रहा है कि हर कुछ सेकेंड बाद, हर कुछ मिनट बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लाइब्रेरीज में या फिर हमारे समाज में ऐड हो रही है। तो किसी भी इंडिविजुअल लाइब्रेरी के मतलब कोई भी इंडिविजुअल लाइब्रेरी कैपेबल नहीं है कि वो अपने यूजर्स के नीड को फुलफिल कर सके। तो ये इसी वजह से हमारा जो कंसोर्शियम मतलब कि एक तरह से कहेंगे इसीलिए इसका विकास हुआ, या फिर इसीलिए इसको बनाया गया, ठीक है, कंसोर्शियम को, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया गया, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे में बना सकते हैं, ऐसे बना के लिख सकते हैं। नहीं देखो इसमें मैंने बताया है आपका कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए, बाकी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे ये आपका नीड क्यों पड़ी, कंसोर्शियम की जरूरत क्या है, आप जब भी कोई चीज पढ़ते, जब भी कोई चीज मतलब कि आपके समाज में आती है तो उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे 5G टेक्नोलॉजी आई है तो क्यों आई, क्योंकि हमारी स्पीड कम है और हमारे पास समय मतलब हमारे पास कम है, और स्पीड कम होने की वजह से हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगता है, कंज्यूम होता है ना। तो 5G स्पीड से हमारा टाइम सेव होता है, तो एक नीड है ना, क्यों नीड पड़ी 5G टेक्नोलॉजी की, है ना। तो इसी प्रकार से कंसोर्शियम की नीड क्यों पड़ी वो भी हमें बताना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप अगर उसकी नीड या फिर उसके एडवांटेज लिखते हो तो आप अच्छा मतलब आपको मतलब अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे या अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा ना आपके क्वेश्चन का। और कभी कभी इन शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी आपके नीड, ऑब्जेक्टिव एंड एम्स या फिर आपके इस एडवांटेज, नीड एंड एडवांटेज, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके वजह से मैंने ये आपको नीड वगैरह के बारे में बताया है।
क्योंकि नीड हमें पता होना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कंसोर्शियम क्यों आया, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। जैसे मैंने ये सारी चीजें आपको वैसे बताई हैं बहुत मतलब अभी आपको जब कंसोर्शियम बता रही थी कि आपका बहुत कम बजट में, यानी कि आपके पास लाइब्रेरीज का बजट बहुत कम होता है और उसमें आप इतने कम बजट में सारे यूजर्स को नहीं मतलब सुविधाएं प्रदान कर सकते ना। और डे बाय डे ये बजट कम ही होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे लाइब्रेरीज में ऐड हो रही टेक्नोलॉजी है, उसमें भी बजट जाता है, तो बुक्स में कम यूज कर पाते हैं और हमारा जो डेटा है या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा ऐड हो रही है ना। मतलब डेटा ऐड हो रहा है या इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, लेकिन बजट हमारा कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है ना। तो उस श्रिंकिंग मतलब उस बजट में हम कैसे अपने सारे यूजर्स को सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, तो वो कैसे, तो वो इसीलिए कंसोर्शियम का यूज किया गया, जिससे कि बहुत सारी लाइब्रेरीज उतने अब थोड़ा थोड़ा बजट थोड़ा थोड़ा उसी मतलब बजट में थोड़ा थोड़ा कॉपरेट करके उस सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी या डेटा होगा, ई जर्नल होगी, ई बुक्स होंगे, ई रिसोर्सेस होंगे, उनको एक साथ परचेज करके अपने सारे यूजर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना। तो श्रिंकिंग बजट भी एक इसका रीजन है। साथ ही साथ डाइवर्सिटी ऑफ यूजर नीड्स, डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे मतलब यूजर्स हैं जिनकी अलग अलग नीड्स हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की नीड्स हैं, तो उस वजह से भी हमारे मतलब एक लाइब्रेरी की बस की बात नहीं होती कि उन डिफरेंट टाइप के यूजर्स को उनकी जरूरत की किताबें, जर्नल्स या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनको फुलफिल कर सके, ठीक है, चाहे वो ई रिसोर्सेज हो, ई सर्विसेज हो, तो वो नहीं फुलफिल कर सकते। तो इसी वजह से हमारा ये कंसोर्शियम का कॉन्सेप्ट आया। इसी प्रकार से एक्सटेंशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज का भी विस्तार करने के लिए भी एक कंसोर्शियम का हमने मतलब कॉन्सेप्ट को लेके आए या इसका प्रयोग करने लगे एट प्रेजेंट, ठीक है। और साथ ही साथ क्विक एक्सेस, हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कॉमन कैटलॉग हो जाता है, जिससे कि आपको एक टाइम सेव भी होता है कि आपको अलग अलग मतलब एंट्री नहीं करनी पड़ती। और एक हमारे पास कहेंगे कि एक कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट भी सेव हो रहा है, किसी भी मतलब कहीं ना कहीं कि हम उसे ऑल मतलब कि ई फॉर्म में अवेलेबल करा रहे हैं। साथ ही साथ और एक बुक से काफी यूजर्स या फिर एक ई बुक से बहुत सारे यूजर्स को वो सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। और ये यही सेम अगर हम इंडिविजुअल लाइब्रेरी की बात करें तो बहुत सारी लाइब्रेरीज वही सेम चीज सब्सक्राइब करती, तो टाइम और मनी दोनों सेव हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो और साथ ही साथ क्विक एक्सेस भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लाइब्रेरीज अलग अलग कैटलॉग बनाते हैं, यहाँ कॉमन कैटलॉग है तो कोई भी आसानी से क्विक एक्सेस भी अवेलेबल संभव है इस पे, ठीक है। तो ये बेसिकली नीड है कि हम क्यों कंसोर्शियम के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं या क्यों ये आया, ठीक है। और यही एडवांटेज ऑफ कंसोर्शियम क्या क्या है इसमें, जैसे कि 24/7 अवेलेबल होती है, ठीक है। इसमें आपको बिब्लियोग्राफी भी सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ फुल टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल, यानी कि क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे होते हैं, काफी आर्टिकल ऐसे होते हैं जो ओपन एक्सेस होते हैं, तो उन्हें तो आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बात के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। बट कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको परचेज करने पड़ते हैं या सब्सक्राइब करने पड़ते हैं, तो उस केस में उसका बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स भी आपको एक जगह पे मिल जाती है, ठीक है। साथ ही साथ आप इसे जर्नल इज अवेलेबल मच अर्लियर देन प्रिंट, जर्नल्स अवेलेबल होते हैं, मतलब प्रिंट वर्जन से ज्यादा जर्नल्स अवेलेबल जल्दी होते हैं ई फॉर्म में, यानी कि, ठीक है, सेम में लिखा हुआ, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने अभी बताया था कि आप एक साथ जब बुक्स को परचेज करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं जर्नल्स को, तो आपका डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज से भी आप बचते हैं, है ना, चाहे, है ना। तो ये भी एक से फायदा है। प्रोवाइड एक्सेस टू वाइडर रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एट लोअर कॉस्ट, हाँ, आपका जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि आपका मतलब आपकी कम कॉस्ट में आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को परचेज कर सकते हो और साथ ही साथ अपने यूजर्स को एक वाइड रेंज पे एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। हेल्प डेवलप कॉमन रिसोर्स डेटाबेस, वही मैं कह रही थी ना, जो कि कॉमन डेटाबेस या कॉमन कैटलॉग के थ्रू हम अपने यूजर्स को उसका एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे वो क्विक एक्सेस कर सकते हैं और क्विक मतलब उसको डाउनलोड या फिर पढ़ सकते हैं। प्रोवाइड एक्सेस टू वाइडर रेंज ऑफ सेम है। ऑप्टिमाइज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यस, हम मतलब यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटीज टू बिल्ड अप डिजिटल लाइब्रेरीज, यस, हम डिजिटल लाइब्रेरीज को भी क्या, तो ये एडवांटेज है बेसिकली कि क्या क्या एडवांटेज हम कंसोर्शियम के, ठीक है।
और डिसएडवांटेज भी थोड़े बहुत, हम सबके कोई भी चीज होती है इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो जर्नल्स इज अवेलेबल मच अर्लियर देन प्रिंट, ठीक है। तो ये तो आपका नहीं नहीं सॉरी, ये इसमें आई थिंक डिसऑर्डर गलत हो गया, ये सेम चीजें हैं। यस, ठीक है। और ये एग्जांपल है आपके इनक्लिबनेट का, ई सोच सिंधु, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सेट बोलते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, और किसी को नहीं आ रही है? ऐसा है कि मेरे आपको ही नहीं आ रही है? हेलो मैम आ तो रही हाँ, है, मैम, लेकिन clear आ थोड़ा रही है। बहुत बहुत धीमी सी आवाज आ रही है मैम। अच्छा, और किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। अच्छा, आप दोबारा कनेक्ट होइए। ओके मैम, ओके। ठीक है, तो इनफ्लिमेट का ई सोर्स तो बहुत फेमस है, और इसको मैं बताऊंगी अभी आपको। इनसेट, यूसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम, एनकेआरसी है आपका, आईसीएमआर, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली इंडियन कंसोर्शियम के एग्जांपल्स हैं। तो इसे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके पहले थोड़ा सा हम इस इनफ्लिपनेट जाने से, इनफ्लिपनेट के पास जाने से पहले हम आपको पहले नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आप डायरेक्टली उस पर जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में भी मालूम चलेगा। साथ ही साथ उसके जो आपकी सर्विसेज हैं या जो आपके उस प्लेटफॉर्म्स है, ई प्लेटफॉर्म, ई रिसोर्सेज है, उनके बारे में बताऊंगी, और इसके सोच सिंधु के बारे में, ठीक है। चलिए मैं ई सोच सिंधु के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। यस, देखो इसमें क्या था, द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, पहले एचआरडी बोलते थे, बाद में से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहने लगे। ये ई सिंधु फॉर्म किया था 3 कंसोर्शियम, और जिसमें कि मर्ज 3 कंसोर्शियम को मर्ज कर दिया गया था, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम, एनलिस्ट और इनसेट एआईसीटी कंसोर्शियम। इन तीनों को मर्ज करने के बाद आपका ई सोच सिंधु बना था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये क्वेश्चन आता है कि ई सोच सिंधु किसके मतलब किस किस कंसोर्शिया को मर्ज करने के बाद बना, ठीक है। तो ये 3 कंसोर्शियम है, उनको मर्ज करने के बाद ई सोच सिंधु बना, ठीक है। और the सोच सिंधु will continue to provide current as well as archival access to more than 10,000 core and peer reviewed journal। यानी कि एक संख्या दी हुई है, अब ये बढ़ गई होगी क्योंकि वो टाइम बढ़ती रहती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके इतने सारे जर्नल्स अवेलेबल है, ठीक है। and a number of bibliography citation and factual database in different discipline from a large number of publisher and aggregated to its member institution, ठीक है। तो ये आपका जितने सारे जर्नल्स हैं, बिब्लियोग्राफिक साइटेशन हैं, डेटाबेसेस हैं, या फिर जितने भी मेंबर्स के मतलब कलेक्शन है, वो सारे यहाँ पर इस पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ई सोच सिंधु पे सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं ई सोच सिंधु पे आपको लेके चलती हूँ, एक सेकंड। आपको मेरी पेज दिख रहा है ना? यस मैम। यस, ठीक है, किया हुआ है। अभी दिख रहा है ना? देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे ये ई सोच सिंधु दिखाई देगा, ठीक है। ये ई कंसोर्शियम यहाँ पे दिखाई दे रहा था आपको, फिर से दिखाओ। देखो यहाँ पे ई कंसोर्शियम था ना आपका,
यस मैम। हाँ, यहाँ पे ई सोच सिंधु ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये सारी चीजें इस पे अवेलेबल हैं, ई सोच सिंधु, ठीक है। मैं इस पे नोट करती हूँ। देखो यहाँ पर बताया हुआ है, मर्जिंग ऑफ यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी इनसेट एआईसीटी ऑन एंड एल लिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। इन सबको मर्ज करने के बाद आपका ये ई सोच सिंधु की फॉर्मेशन हुई, और इस पे अभी 7200 प्लस 4 एंड पीयर रिव्यू जर्नल्स, इतने सारे आपके जर्नल्स अवेलेबल है, ठीक है। और मेंबर्स की बात करें तो आपके आपके ये यूनिवर्सिटी, टेक्निकल कॉलेज, स्टेट वाइज सेल्फ सब्सक्राइब इंस्टीट्यूशन, तो ये सारे मेंबर बॉडीज हैं, ठीक है। और ई रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे ई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको फुल मतलब वो आप फुल टेक्स्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको केवल आपका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके अगर इंस्टीट्यूशन ने अगर इसको सब्सक्राइब किया होगा या फिर मेंबर होगा, तभी आप इसके कोई भी मतलब चाहे वो जर्नल हो, चाहे डेटाबेसेस हो, चाहे कोई भी ई रिसोर्सेज है, आप उसको प्रॉपर तरीके से पूरा यूज नहीं कर सकते या पूरा एक्सेस नहीं कर सकते, फुल टेक्स्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। वो वही एक्सेस कर सकता है जो मेंबर्स होगा या फिर उस इंस्टीट्यूशन का मतलब स्टूडेंट होगा, ठीक है। क्योंकि उसे भी एक्सेस प्रोवाइड होता है, जिससे कि वो एक्सेस कर सकता है उस पर्टिकुलर जर्नल्स के लिए या फिर डेटाबेसेस के लिए या फिर बुक्स के लिए, ठीक है। तो सारे डेटाबेसेस हैं, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको जितने भी जर्नल्स होंगे। और ये इनफैक्ट क्या है, आपको इनफैक्ट बेसिकली आईपी एक्सेस है, मतलब आईपी एक्सेस है। और इसने एक बहुत डेप्थ हो जाएगा शायद, है ना। इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन है, और जिसने कि सिबलोत को ले रखा है इसमें कि आप मतलब जब एक्सेस करते हैं ना, तो आपको साइन इन करना होता है ना। तो साइन इन करने के लिए वो आपको एक मतलब एक सॉफ्टवेयर, एक तरह से हम कहते हैं टूल है, जिससे कि थ्रू आप जिसके थ्रू आप साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनफेड है, एक्सेस आईपी बोलते हैं इसे, आईपी एक्सेस, ठीक है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनफेड इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन, इसके फुल फॉर्म पूछ लिया सकते हैं, ठीक है। और तो ई सोर्स सिंधु के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। इतना आप ले देंगे सफिशिएंट होंगे। ई रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी इन मेंबर्स यूनिवर्सिटीज या फिर मेंबर्स बॉडीज होते हैं, और अबाउट के बारे में मैंने बता ही दिया कि आपको ये ऑलमोस्ट 10,000 अभी आपके जर्नल्स हैं, कोर जर्नल्स हैं, पीयर रिव्यूज है, और आपके बुक्स हैं, बिब्लियोग्राफी डेटाबेसेस हैं, आपके बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स आप ले सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको एडवांटेज बताया, ऑब्जेक्टिव बताए, वो सारी चीजें आप भी ले सकते हैं जब इसको आप लिखेंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है डेवलप अ फॉर्मेडेबल कलेक्शन ऑफ ई जर्नल्स ऑफ आर्काइव्स एंड ई बुक्स ऑन परपेचुअल एक्सेस बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है परपेचुअल एक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जब तक आपने सब्सक्राइब किया है, तब तक ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद आप एक्सेस नहीं कर सकते। इवन आपका जो मतलब पहले का भी मतलब आर्काइव होगा, या जो भी आपका प्रीवियस भी जर्नल्स आपने लिया होगा, उसका भी एक्सेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये परपेचुअल एक्सेस बेसिस एक्सेस कहलाता है। और एक खासकर ये जो टर्म होता है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कोई भी जर्नल्स परचेज करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो परपेचुअल बेसिस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जब आप बुक्स को सब्सक्राइब करते हैं, या सॉरी जर्नल को सब्सक्राइब करते हैं, या ई बुक्स को नहीं, जिसके जर्नल्स के लिए बेसिकली होता है। तो इस केस में आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 6 महीने या साल भर, जब भी आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद वो जब लाइसेंस खत्म हो जाता है, तो आप उसे परचेज मतलब उसे देख नहीं सकते, वो एक्सेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बेसिकली।
और setting up e-source in the consortium for higher education e-resources by augmented and strengthening activities and services offered by, मतलब e-source in the क्यों बना उसके बारे में बताया गया है कि e-resources हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी e-resources है उनको एक साथ इकट्ठा करके 3 MHRD सॉरी चला गया ऑफर्ड बाय 3 MHRD फंडेड कंसोर्टियम, यानी कि जो तीनों कंसोर्शियम थे वो भी MHRD के ही थे और उन्होंने एक साथ कर दिया ताकि एक ही फंड से उन तीनों को मतलब रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। और मॉनिटर एंड प्रमोट यूजेस ऑफ ई रिसोर्सेज इन मेंबर्स यूनिवर्सिटीज कॉलेज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन थ्रू अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी कराते हैं। प्रोवाइड एक्सेस टू सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरी इंफॉर्मेशन, ई बुक्स एंड ई जर्नल्स, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं जितने भी मेंबर्स इंस्टीट्यूशंस हैं। प्रोवाइड एक्सेस टू स्कॉलरी कंटेंट अवेलेबल इन ओपन एक्सेस थ्रू सब्जेक्ट पोर्टल एंड सब्जेक्ट गेटवेज, ठीक है। तो उनके थ्रू भी ये एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। डिजिटल डिवाइड एंड मूव टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन रिच सोसाइटी, ठीक है। प्रोवाइड एक्सेस टू सर्टेन, बेसिकली इनका ये रोल है कि वो सारी चीजें एक साथ प्रोवाइड कराते हैं और जिससे कि उन एक पर्टिकुलर बजट में वो मोस्ट मतलब जितने भी तीनों के यूजर्स थे उनको एक साथ एक ही लिमिटेड बजट से वो सारे ई जर्नल्स हो गया, ई बुक हो गए, ई रिसोर्सेस हो गए, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव और एम यही है, ठीक है। और ये सारे कलेक्शन है, मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, ई रिसोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट कभी नहीं आएगा। शोध शुद्धि क्या है? शोध शुद्धि बेसिकली क्या होता है कि आपका मतलब प्लेजियम डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होता है ना। तो ये बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको ये प्रोवाइड कराया जाता है। शोध शुद्धि बेस्ड ऑन 3, ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्लेजियम डिटेक्शन सॉफ्टवेयर टू ऑल यूनिवर्सिटीज इन इंडियन साइंस, यानी कि 2019 से सितंबर 2019 से ये सॉफ्टवेयर पूरी यूनिवर्सिटीज में जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मतलब प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि उरकुंड है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, उरकुंड एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि प्लेजरिज्म चेक होता है, यानी कि जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं या बुक थीसिस लिखते हैं तो उसमें प्लेजरिज्म होता है एक, जिससे कि हमने ये चेक होता है कि हमने वो कंटेंट कहीं से चुराया तो नहीं है, तो उसी को हम चेक करते हैं प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर के थ्रू, है ना। तो ये जो शोध सिंधु है बेसिकली प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर मतलब कि एक्सेस प्रोवाइड कराती है प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर सभी यूनिवर्सिटीज को, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है। और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? उरकुंड, ठीक है। और ये आपका स्टार्ट कब से हुआ था? सितंबर 2019 में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पूछी जा सकती है कि शोध शुद्धि क्या है। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक्सेस टू प्रोवाइड प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू सभी यूनिवर्सिटीज को एक्सेस प्रोवाइड कराया जाता है प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का। और ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं सारी यूनिवर्सिटीज वो आपका उरकुंड है, जिसके थ्रू सारी यूनिवर्सिटीज में जो थीसिस का प्लेजरिज्म चेक होता है वो उरकुंड के थ्रू ही चेक किया जाता है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये यूज हो रहा है, ठीक है। आप स्टेट वाइज पे जाएंगे तो आप स्टेट वाइज इंस्टीट्यूशन को भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन यूनिवर्सिटीज में ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तराखंड, यस। तो ये सारे आपको मेंबर्स दिख रहे होंगे, है ना। ये देखिए आपको दूर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे डॉक्टर आशीष कुमार सर हैं जो कि आपके क्लास शायद आपकी DDC की क्लास लिस्ट पे, ठीक है। तो वहां पर भी ये उरकुंड चल रहा है जिसके थ्रू आप मतलब प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं। और ये आपका प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर भी आप पढ़ेंगे
जो ऑटोमेशन पढ़ेंगे ना तो आपको प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर भी दिखाई दे, मतलब पढ़ने को मिलेगा कि जैसे कि आपका टर्टिंग हो गया, आपका उर्कुंड हो गया, तो ये आपके प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जब आप किसी भी लाइब्रेरी में काम करेंगे ना, तो जब आपके पास थीसिस चेक करने के लिए आएगी, या फिर अभी मेनली थीसिस के लिए होता है सारी यूनिवर्सिटीज में, तो उसका आपको मतलब एक उसमें पास करना जरूरी होता है, तभी थीसिस सबमिट होती है, अदरवाइज वो सबमिट नहीं होती है। और इसमें एक मतलब एक प्लेजरिज्म का एक क्राइटेरिया भी है कि अगर 10% मतलब होगा प्लेजरिज्म तो आपका कोई मतलब मैटर नहीं करेगा, तो आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन 10 to 40% होगा तो आपका 6 महीने का मतलब आपको वो लगेगा, 6 महीने का बैन आपको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 60% होगा तो आपको सॉरी 40 to 60% होगा तो आपको 1 साल का बैन लगेगा और आपको 1 साल के बाद सबमिट करना होगा। और इसी प्रकार से अगर आपका मोर देन 60% प्लेजरिज्म पाया गया थीसिस में, तो आपका आपका कैंसिल हो जाती है थीसिस। तो ये इतना प्लेजरिज्म आपको पता होना चाहिए कि इतना आपका लेवल होना चाहिए, अदरवाइज आपका थीसिस में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये लाइब्रेरियन को पता होता है कि कितना परसेंटेज प्लेजरिज्म माफ है और कितने परसेंटेज प्लेजरिज्म पे आपको पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, तो ये सारे जितने भी उर्कुंड बेनिफिशियरी इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए हेमवती नंदन बरुड़ा के हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज का भी नाम होगा यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे भी उत्तराखंड, सॉरी कहाँ चला गया, यस ये है ना। तो हमारे यहाँ भी उर्कुंड यूज हो रहा है कि यहाँ पर पीएचडी कोर्सेज चलते हैं, यहाँ पर पीएचडी की थीसिस का प्लेजरिज्म चेक होता है। ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है? आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू। ठीक है, और इनको पासवर्ड और यूजर आईडी मिलता है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका इंक्रीमेंट के बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, और इंक्रीमेंट पे आए हैं, और इसके साथ में आपको तीनों कंसोर्शियम भी दिखाई दे जाएंगे। रुको मैं इंक्रीमेंट की आपको एक सेकेंड, स्लाइड्स हो रही है आपको सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, देखो इन्फ्लिनेट के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कुछ, और इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इन्फ्लिनेट को ही कवर कर लेती हूँ, अगर छूटता है कुछ तो मैं बताऊंगी। ठीक है, इन्फ्लिनेट की अगर बात करें तो ये 1992 में बना था। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में बनाया, पीपीटी फॉर्म में बना नहीं पाई मैं इसको। ठीक है, इन्फ्लिनेट के फॉर्मेशन अगर बात करें तो 1992 में हुई थी, मार्च में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका हेड ऑफिस गुजरात में है, और इसके अभी शायद चेंज हो गए हैं, ये अभी भी देख लूंगी मैं वहाँ पे। ठीक है, और ये किसकी सहमति में बना या किस कमेटी में बना, इससे क्वेश्चन बनता है ना। चेयरमैनशिप ऑफ यशपाल। ठीक है, इन अप्रैल 1988 में चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल, डिटेल ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क, इसकी बात रखी गई थी यशपाल कमेटी में। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं इसमें। वेब पेज ही दिख रहा है, वेब पेज। अच्छा, वेब पेज ही दिख रहा है। Yes, ma'am. ओके, ये आपको डॉक फाइल नजर नहीं आ रही है? No, ma'am. एक सेकेंड, चलो आपने बता दिया और कोई बता भी नहीं रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, समझ नहीं आता। हाँ, ये बेसिकली मैं लाइब्रेरी आपके सोर्स सिंधु पढ़ा रही थी ना, तो उसमें इन्फ्लिनेट की बात की गई थी। और इन्फ्लिनेट अपने में ही बहुत बड़ा नेटवर्क है, लाइब्रेरी नेटवर्क जब आगे पढ़ेंगे हम तो उसमें ही बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका। इसलिए मैंने इसमें आगे नहीं पढ़ाया आपको कंसोर्शियम के बारे में, कि कंसोर्शियम आपका जो इन्फ्लिनेट का ई सोच सिंधु है, इसमें ही आपके जो इंटसेट एआईसीटी है आपका और यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी दोनों ही कवर हो रहा है। ठीक है, इंटसेट एआईसीटी की बात करें तो अगर हम उसको अलग से आपको बताने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सी चीज है, उसमें भी उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और उसकी जो अगर बात करें किसके द्वारा बनाया गया, तो उसमें आपका एमएचआरडी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और इसकी जो
किसके अंडर में बनाया गया या फिर किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, तो वो एन बालाकृष्णा थे। ठीक है, मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, मेरे पास खुद के नोट्स है, तो मैं वो आपको इससे बता रही हूँ। ठीक है, ये इंडसेट एआईसीटी है जो कि मैंने अपने नोट तैयार किए, तो वो मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, छोटे से मैं बता दूंगी, इसका स्क्रीनशॉट में आपको, इसको एक फोटो क्लिक करके मैं आपको अलग से भेज दूंगी। ठीक है, इंडसेट एआईसीटी की बात है यहाँ पे। हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. छोटे से पॉइंट नोट कर लो, मैं जरा सा बोल इसको वर्बली बता रही हूँ। ठीक है, या तो मैं वेबसाइट पे लेके चलूं तो वो आप देख सकते हो शायद। ठीक है, वर्बली बता दूं, चलेगा? पक्का कि इसको फिर मैं वेबसाइट पे आपको दिखाऊं इसको? हाँ, इसके पॉइंट नोट डाउन कर लो, बता दीजिए ऐसे ही बता दूं मैं, पक्का? ठीक है, देखो जी मैम। इसमें, हाँ, इसका देखो फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। फुल फॉर्म आपको यहाँ पे स्लाइड में गिवन है ना, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसोर्शियम। ठीक है, ओके। और ये एमएचआरडी के द्वारा सेटअप किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया था, तो ये प्रोफेसर एन बालाकृष्णन थे, जिनकी अध्यक्षता में इनसेट को बनाया गया था। ठीक है, या नींव रखी गई थी। ठीक है, और इसमें जो मेंबर्स थे वो 38 इंस्टीट्यूशन से, है ना। इसमें इसको जब बनाया गया था तो इसके जो मेंबर्स की बात करें, द मिनिस्ट्री प्रोवाइड फंड रिक्वायर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। हाँ, इसके जो मेंबर्स थे वो ऑलमोस्ट 38 इंस्टीट्यूशन थे, जिसके अंदर IISC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IITs, NIITs, ठीक है, IIMS, ठीक है, IIM होते हैं ना वो, तो मतलब एक IIM की बात नहीं हो रही, जितने भी IIM है वो, IITs जितनी भी है वो, ठीक है, NITs हैं, और IISC, ठीक है, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और आपके NITs। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन आपके ये मेंबर्स बॉडी है इसके। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है बात? जी मैम, जी मैम आ रही है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ठीक है, और इसके फंक्शंस की बात करें तो इसमें फंक्शंस एंड एक्टिविटीज, और इसमें फंक्शन की बात करें तो ये हमें प्रोवाइड कराता है जो टू प्रोवाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ फुल टेक्स्ट ऑफ जर्नल्स एंड ई बुक्स एंड बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस। थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ, जल्दी बोल रही हूँ ना। हेलो, यस मैम। समझ में आ रहा है कि? हाँ, देखो इसको मैं फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, क्योंकि आप लोग शायद प्रॉब्लम हो रही है नोट करने में किसी को। ये बेसिकली मैम, है ना, फोटो क्लिक करके भेज दूंगी। ठीक है, फंक्शन एंड एक्टिविटीज में बेसिकली अगर चाहो तो नोट कर लो, बहुत ज्यादा फंक्शंस नहीं है, सेम फंक्शन जैसे इनफ्लिप नेट में थे कि वो डेटाबेसेस प्रोवाइड कराते थे आपको, ई बुक्स और ई जर्नल्स के फुल टेक्स्ट एक्सेस प्रोवाइड कराते थे आपको। ठीक है, ई रिसोर्सेज होते थे आपके, बिब्लियोग्राफिक रिसोर्सेज होते थे, ऑलमोस्ट सेम फंक्शन होते हैं, बस उनका नंबर ऑफ मतलब कहे कि कलेक्शन जो होता है वो ज्यादा या कम हो सकता है। ठीक है, ये अंतर होता है, ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं, फंक्शन और एक्टिविटीज सेम होती हैं। ठीक है, वही सारी चीजें इसमें पॉइंट वाइज कही गई हैं कि पहला बताया गया एक्सेस टू फुल टेक्स्ट ई रिसोर्सेज, एक्सेस टू फुल टेक्स्ट ऑफ ई रिसोर्स, यानी कि जितने भी एक्सेस है ई रिसोर्स के उनको फुल टेक्स्ट प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, रिकॉर्ड मत करो, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी। हाँ, ओके भगवती जी। हाँ, ठीक है, इसी प्रकार से बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस का भी एक्सेस प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक्सेस टू पोर्टल होता है, अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना, जैसे कि आपका जर्नल्स ऑफ इंडसेट है। ठीक है,
एक्सेस टू ओपन एक्सेस रिसोर्सेस, मैं इसको फोटो क्लिक कर दूंगी, बस 2-3 चीजें बता रही हूँ जिससे सेम चीजें होती हैं। कंसोर्शियम में ज्यादा अंतर नहीं होता, बस मेंबर्स बॉडी का अंतर होता है। कंसोर्शियम में आपको ये याद करना पड़ेगा कि इसके मेंबर्स बॉडी कौन कौन होते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से आपके जो फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ई बेसिस, ई रिसोर्सेस होते हैं, आपके ई कलेक्शन होते हैं, ई बुक्स होते हैं, ई जर्नल्स होते हैं, और आपके डेटाबेसेस, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बिब्लियोग्राफी डेटाबेस भी सेम, मतलब ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिपेंड करता है किस प्रकार का कंसोर्शियम है। जैसे कि आईसीएमआर का आपका मतलब डीजीजी से कोई रिलेटेड था, तो उसमें मेडिकल साइंस से रिलेटेड बुक्स आएंगी। इसी प्रकार से जिस स्ट्रीम से या जिस प्रकार की कंसोर्शियम होगा, उससे रिलेटेड आपके डेटाबेसेस, ई बुक्स, जर्नल, ई रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। ये अंतर होता है, ठीक है। और उसका किसने डेवलप किया, कब फॉर्मेशन हुई, कौन कौन से मेंबर बॉडी है, हेडक्वार्टर कहाँ है, और कितने लोगों के मतलब मेंबर्स कौन है, ये आपका अलग अलग होता है। ऑलमोस्ट बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम होती, तो ये आपको याद करने की जरूरत होगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर मिस हो रहा है, तो आप अगर डेटाबेस, बिब्लियोग्राफी डेटाबेस, या फिर आपका ई रिसोर्सेस भी लिख देते हैं, तो आपका मतलब लिख सकते हो आपको। लेकिन उसका आपको ये पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कौन है, एआईसीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, इनसेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल तो 3 चीजें तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके मर्ज होके ई सो सिंधु में फॉर्म हो गई है। आपको, अगर आपको एग्जांपल के लिए आता है, तो आप आईसीएमआर या फिर एनकेआर से, नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम को पढ़ सकते हैं। और उसमें बहुत सिंपल चीजें हैं कि जो नेशनल रिसोर्स कंसोर्शियम है आपका, वो आपका CSIR के मतलब के थ्रू बनाए गए, उसने डेवलप किया है, ठीक है। और उसमें आपका जो डेटाबेस की बात करें, सॉरी, वो स्टैब्लिश कब हुआ था, वो 2009 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और उसके अंदर आपकी 39 CSIR एंड 24 DSI इंस्टीट्यूट मेंबर बॉडीज की बात कर रही हूँ। तो इसमें मेंबर बॉडीज अलग है कि इसमें 39 CSIR इंस्टीट्यूट है ना, और 24 DSI इंस्टीट्यूट। तो ये आपको बस इतना याद करना पड़ेगा। और इसमें कितना लगभग, मतलब जो चीजें आपका कितना डेटाबेसेस है, कि लगभग इसमें आपका 5000 फुल टेक्स्ट ई जर्नल्स हैं, 29 मेजर इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं। तो ये थोड़ा डेटाबेसेस उसका देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट चीजें आपकी सेम होती हैं, डेटाबेस भी सेम होता है, और बस आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही चीजें कि ऊपर से जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ तक? मैम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। रुको मैं बताती हूँ, मुझे लग रहा है कि जब तक दिखाई नहीं देता तो समझ में नहीं आता ना। रुको, एक्चुअली मैंने इसका कंसोल में लाइब्रेरी नेटवर्क को ज्यादा सोच रही थी ना, क्योंकि ये एक, अगर आपको ई सो सिंधु मालूम चल जाता ना एनकेआर से, देखो यहाँ पे, देखो ये है, आपको अब समझ में आएगा, पक्का आएगा। देखो, द नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम, ठीक है, ये भी मैंने आपको यही बताया था कि 2009 में मतलब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स 43, या मैंने आपको बताया था 39, उस समय 39 थे, मैंने जब नोट्स तैयार किए थे। अब 43 CSIR हो गए, ठीक है। आपका 26 TST इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ये आपके मतलब कौन कौन से इसके मेंबर बॉडीज हैं वो आपके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और एनकेआरसी ओरिजिन गोज बैक, सॉरी मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है। नहीं, शो स्लाइड नहीं है, ये मैंने वेबसाइट पे लेके गई, किसी को नहीं दिख रही है? मैम बस खाली आपका वो शो हो रहा है, इन्फोब्लेट करके जो आपने पढ़ाया था ना गांधीनगर। रुको 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 रुको, फिर से पता नहीं, रुको, एक सेकंड, हाँ मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, एक मिनट, हाँ ये अभी शो हो रहा है, अभी शो हो रहा है। देखो ये एनके, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, ओके आई थिंक क्लोज हो गया है। एक सेकेंड,
अब दिख रहा है सभी को? नो मैम। अभी भी नहीं दिख रहा है? मैम JNU एडमिट कार्ड लिंक दिख रही है मैम। ओके, रुको रुको रुको, पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा, एक सेकेंड। हाँ, अभी दिख रहा था, अभी शायद दिखाई दिया था बीच में ना। ये अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है किसी को? मैम अब दिख Yes, रहा है ma'am. ना? हाँ, फाइनली दिख रहा है ना। पता नहीं बीच बीच में प्रॉब्लम क्या आ जाती है। बता दिया करो, आप पता चलता नहीं है ना कि, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी है, ये आपका जो NKRC नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम, आपको एक दो पता होना चाहिए, ठीक है। आपका ये बुक एक्चुअली जो ये आपका बुक में कंसोर्शियम इनसेट क्यों दिया हुआ है, इसका भी रीजन है, मालूम है क्यों? Yes. इसमें देखो 2000 ये आपका मतलब ये 17 में किताब बनी थी ना, तो उस समय मतलब ये कंसोर्शियम मर्ज नहीं हुई थी, है ना। तो अभी 2019 में बनी है, इस वजह से ये आपका ये इनसेट को अलग से दे रखा है, ये रीजन है शायद इसमें, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे तो आपको इनसेट अलग से नहीं मिलेगा, अब आपको साथ में आपको ये मर्ज हो गई, ये एनलिस्ट इनसेट और आपका इसके साथ में ही आपके आएगी, ई सो सिंधु के ही अंदर आएगी वो, ठीक है। आपको अगर एग्जाम्पल की बात किया जाएगा तब आपको NKRC या फिर CSIR के बारे में बताना पड़ेगा, ये दो कंसोर्शियम के बारे में। और कोई कहता है कि इनसेट क्या है, तो आप कह सकते हो कि अब वो मर्ज हो चुकी है, पहले वो थी लेकिन अब वो मर्ज हो चुकी है, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो ऐसे, मतलब ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर बहुत छोटे में बताया गया है, आपको बहुत कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ये बताना पड़ता है कि आपको फॉर्मेशन कब हुई, कब ये स्टैब्लिश हुआ, है ना, और इसके मेंबर्स कौन है या फिर, है ना, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस हैं, ठीक है, 1200 और जर्नल्स हैं एल्सेवियर के, और आपका यहाँ पर फैसिलिटीज एक्सेस टू 5000 ई जर्नल्स, मेजर पब्लिशर, पेटेंट, स्टैंडर्ड, साइटेशन। अगर सपोज दैट आपको याद नहीं आ रहा है कि कितने जर्नल्स हैं, तो आप ये लिखते हैं कि आपके ई जर्नल्स, है ना, पेटेंट, स्टैंडर्ड, साइटेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ई रिसोर्सेस। और आपको बस ये दो तीन चीजें याद करनी है, बाकी आप कर लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत किसी को? कंसोर्शियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको, नीचे क्यों नहीं आ रहा है? ओके ओके ओके, यस, नीचे क्यों नहीं आ रही है विंडो? यस, फाइनली। इसी प्रकार से अगर हम बात करें CSIR, है ना, सॉरी ICMR, बस ये लास्ट दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज क्या होता है कि
ये सॉरी, देखिए यहाँ पर इसके बारे में बताया हुआ, ICMR has been subscribing to the following e-journals as a consortium made more to all ICMR institution. All the scientists can access these journals from their desktop. ठीक है, तो बेसिकली जितने भी ये कंसोर्शियम है आपका, उसमें साइंटिस्ट से रिलेटेड यानी कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और ये कब स्टैब्लिश हुई, इसमें यहाँ पर आई थिंक ध्यान तो देना चाहिए मिनिस्टर, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है आई थिंक। Yes, here I think. Okay. आई थिंक एक सेकेंड में ICMR का मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, डायरेक्टली उस पेज पे नहीं जा रहा है जो मैं जिस पे जाना चाह रही हूँ। ये सेम चीजें ई कंसोर्शियम ही है बट, और इसके बारे में बताया हुआ है कि इसमें कौन कौन किस किस फील्ड से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है, कंटेंट कहाँ कहाँ से, कितने मेंबर्स बॉडीज है, कोलैबोरेशन कौन कौन से ICMR का, इंटरनेशनल MOUs है, नेशनल MOUs है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है आई थिंक। आपको मैं ICMR का दोबारा बताऊंगी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक, ओपन नहीं हो रहा है या फिर, ठीक है, तो प्रॉब्लम है आई थिंक, क्या तुम्हारा इसमें डिफरेंस क्या है, ओके 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 ओके, ये भी कंसोर्शियम उनके द्वारा बनाया गया, वो भी कंसोर्शियम है, ठीक है, दोनों ही कंसोर्शियम है। क्या होना चाहिए, ये रेयर डिजीज के लिए, और ये फिर क्या है, उसका बड़ा है।
ये जर्नल्स के नाम दिए बेसिकली, साइंस का है और एल्सेवियर के जर्नल्स हैं, रिलेशन के। एक सेकंड इसको देख के क्लियर करके बताऊंगी, मुझे भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। मैं इसमें क्लियर करके, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था ICMR का ही एक ये वाला जो है कंसोर्शियम, ये इसका ही कंसोर्शियम है, ठीक है। लेकिन ये कंसोर्शियम यहाँ पर दिखा रहा था, नेशनल कंसोर्शियम इज फॉर्म्ड एज ए फर्स्ट स्टेप, और ये 2021 में नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज 2021 से फॉर्म हुआ है, ठीक है। और रिजर्व वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ये आपका ICMR का ही ये कंसोर्शियम है, ठीक है। और ये बताया हुआ है इन्होंने कि कंसोर्शियम मतलब ICMR has subscribing the following e-journals as a consortium mode to all ICMR institutes. All the scientists can access these journals. और ये सारे आपके जितने भी स्ट्रीम्स के हैं, साइंस के हैं, वो आपके यहाँ पे आपके किस कौन कौन से पब्लिशर्स के हैं, वो सारे एक्सेस दिए हैं। डायरेक्टली आप इस एक्सेस पे जा सकते हैं, इनको उन्हें सब्सक्राइब किए इनके जर्नल्स को, ठीक है। वो एड्रेसेस दिए हुए हैं, और ये बेसिकली इनका कंसोर्शियम अलग से दे रखा है, जैसे कि इसके अंदर खोलते हैं इसी प्रकार से इसको अलग से, मतलब मैंने बताया यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लिंक्स देना चाहिए। मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ आई थिंक डायरेक्टली यहाँ से, लेकिन ये इसका ही कंसोर्शियम है डैम श्योर, ठीक है। डिजीज, ठीक है। ये यहाँ तो ये तो सही है आपका, उसमें ये ICMR का ही आपका ये कंसोर्शियम है, नेशनल कंसोर्शियम फॉर रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ थेरेप्टिक ऑफ रेयर डिजीजेस, ठीक है। ये सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। ओके, ये सही है, गलत नहीं, ठीक है। बस उसमें हम वहां से डायरेक्टली क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो मैं चेक करके बताऊंगी, क्योंकि मेन वेबसाइट से ही हम डायरेक्टली पहुंचना चाहिए, बट ये अलग से क्यों दिखा रहा है, ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये है सही है, बट ICMR की वेबसाइट से ही हम लोग को जाने का लिंक होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं शो कर रहा है वो मैं आपको देख के क्लियर करूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके, ओके। तो ये बेसिकली कंसोर्शियम था। NKRC समझ में आ गया, इन्फ्लुएंस का ई सोर्स सिंधु समझ में आ गया, और आपका है ना ये जो आपका ये है, ये भी सही है, गलत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ICMR आप इसे ICMR कंसोर्शियम भी कह सकते हैं, और या फिर नेशनल कंसोर्शियम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थेरेप्टिक फॉर रेयर डिजीजेस बाय ICMR भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेटवर्क के बारे में आपको बताऊंगी, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। बेसिकली लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी नेटवर्क बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, नेशनल और एक इंटरनेशनल, ठीक है। दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। है ना, कोई प्रॉब्लम? सभी को दिख रही स्लाइड? नो मैम, मैम लाइब्रेरी नेटवर्क की नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है, अभी दिख रही है, अभी दिख रही है। ये इसका बेस बताया गया है कि अभी दिख रही है। मैम एग्जाम्पल ऑफ कंसोर्शियम दिखाई दे रहा है बस। अच्छा, किसी को भी नहीं दिख रही है? तारा जी आपको दिख रही है? मैम नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है समझ नहीं आता, नेटवर्क इशू नहीं है। ये दिख रहा है, सॉरी, लाइब्रेरी नेटवर्क दिख रहा है ना ये? जी मैम, आप देखिए। लाइब्रेरी नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि लाइब्रेरी नेटवर्क रेफर्स टू इंटरनेट कनेक्टेड प्लेटफॉर्म सम ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी विद सर्टेन एग्रीमेंट। इसमें भी लाइब्रेरी कंसोर्शियम जैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज का एग्रीमेंट होता है इसी, या फिर आपका एक एसोसिएट फॉर्म होता है, या फिर एक ग्रुप होता है। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज आपस में एक एग्रीमेंट के थ्रू एक नेटवर्क बनाते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे के प्लेटफॉर्म को यूज कर सके और अपने यूजर्स की नीड को फुलफिल कर सके।
ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा अंतर है। यहाँ पे नेटवर्क की बात की गई है, प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, उनकी रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ये बात की गई हुई है। ठीक है, लाइब्रेरी नेटवर्क रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड प्लेटफॉर्म ऑफ सम ग्रुप। जैसे कि अगर बात करें इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क की, तो उसमें आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज के प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी उनकी सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेलो, ओके मैम। यस मैम। ओके मैम नहीं समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो। और बेसिकली क्या है, जब उसकी वेबसाइट पे लेके जाओगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइब्रेरी नेटवर्क के, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 1985 में आया था। और ये किसके थ्रू आया था ये भी बताया गया है कि प्लानिंग कमीशन के थ्रू आया था। 7-5 ईयर प्लान में ये चीज आई थी। ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि ये जो लाइब्रेरी नेटवर्क की बात की गई थी वो किस 5 ईयर प्लान के अंदर बात की गई थी। तो इस 7-5 ईयर प्लान के अंदर बात की गई थी। ठीक है, और द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया began to advance the coordinated approach to library computerization and organization based on the UGC report arranged। और इसके बाद हाँ, और ये कब आया था आपने 85 देखा, जब नेटवर्क आ गया इसके बाद ही हमारे पास जब नेटवर्क एक मतलब प्रॉपर वे में नेटवर्क आ गया, इसके बाद ही इस बात की गई थी जहाँ पे कंप्यूटराइज लाइब्रेरीज या फिर कंप्यूटराइजेशन की बात, मतलब कंप्यूटराइज लाइब्रेरीज हो, वहां पर ही हम लाइब्रेरी नेटवर्क की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन आपको यहाँ पे 85 याद करना है। 1985 में ये बात कही गई थी, इस कॉन्सेप्ट को लेके आया गया था। और इस 7-5 ईयर प्लान में ये बात प्लानिंग कमीशन मतलब कि 7-5 ईयर प्लान में लाइब्रेरी नेटवर्क की बात की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। मैम ये हाँ बोलो। मैं भी कह रहा था, मैं यहाँ पर ये 7-5 ईयर मतलब इसमें प्लान में वो हुआ था, मतलब इसमें जो हाँ नेटवर्क हुआ था, क्या हुआ था? ये जो 5 लाइब्रेरी नेटवर्क का कमीशन हुआ था, मतलब 5 उसमें 7-5 उसमें ईयर में हुआ था ना। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, जी जी जी। उसमें ये बात मतलब ये बात रखी गई थी कि हमारे लाइब्रेरी नेटवर्क की बात रखी गई थी कि लाइब्रेरी का भी एक नेटवर्क बनाया जाएगा जिसके थ्रू एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म को हम एक्सेस कर सकते हैं। जी मैम। यानी कि अगर हम यहाँ की बात करें, हम यहाँ पे तो हम यहाँ से बैठ के हम किसी भी IIT कानपुर, IIT रुड़की या फिर पीके केलकर लाइब्रेरी जो IIT कानपुर की है या IIT रुड़की की, वो उसके भी उसको भी विजिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जी मैम। है ना, तो ये लाइब्रेरी नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है ना, उसके बीच में एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू हम उसकी लाइब्रेरीज के कलेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम उनके सारी सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि उनके बुक्स को हम इशू कर ले या फिर डाउनलोड कर ले तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है जी मैम। और किसी को समझ में प्रॉब्लम हो रही है अगर तो बता सकते हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क दिए हुए आपके 2 प्रकार के लाइब्रेरी नेटवर्क होते हैं, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। ठीक है, आपका अगर बात करें हम नेशनल लेवल की तो आपके डेल नेट हो गया, कैलिब नेट हो गया, एडी हो गया, मैलिब नेट हो गया, इनफ्लिप नेट हो गया और माइलिब नेट। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं कि इसकी फुल फॉर्म पहली बात तो पूछे जाते हैं और इसके बारे में हो जाता है। ठीक है, एक कब स्थापित हुआ और इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। बेसिकली नेटवर्क क्या होता है कि लाइब्रेरी नेटवर्क में हम घर बैठे उनकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, है ना, तो वो नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। लाइब्रेरी नेटवर्क एक से दूसरी लाइब्रेरी लिंक को मतलब लिंक होती हैं और हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनके डेटाबेसेस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आजकल जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं तो वो भी लाइब्रेरीज के डेटाबेसेस या फिर हर लाइब्रेरी अपना एक मतलब एक साल में एनुअल रिपोर्ट बनाती है, तो उसको भी वो अपने मतलब हेलो जी मैम। हाँ, एनुअल रिपोर्ट बनाती है तो उसमें उसका पूरा डेटाबेस रहता है सारे साल का कि उन्होंने कितनी परचेजिंग की, कितना मतलब
कितने बुक्स में परचेज किया या कितना उन्होंने रिकरिंग फंड यूज किया या नॉन रिकरिंग फंड कहाँ कहाँ यूज किया, तो वो सारी चीजें अवेलेबल होती है, कितनी ई बुक्स है, कितनी जर्नल्स है, कितना डेटाबेसेस है, तो वो सारा उनके एनुअल रिपोर्ट में दिया होता है। तो कोई भी अगर रिसर्च स्कॉलर किसी भी मतलब डेटाबेस के रिगार्डिंग अगर वो थीसिस कर रहा है, तो वो वहां से वो एक्सेस कर सकता है, तो वो नेटवर्क के ही मतलब द्वारा हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चीजें नेटवर्क में रखी है, ओपन रखी है, जिससे कि कोई भी उसे देख सकता है, ना कि केवल उसी मतलब इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट, वो कोई भी देख सकता है ऑल ओवर इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क होता है, एक इंटरनेशनल होता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में आप रोक के पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल है आपके नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क के, और इसी प्रकार से आपके जो इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क है उसके एग्जांपल ये है। खासकर ये आपसे एग्जाम क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि OCLC का फुल फॉर्म क्या है और क्या है ये एक लाइब्रेरी नेटवर्क है। ठीक है, जी जी और ये आपका कंसोर्शियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी, ये जानेट आपके एग्जाम बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जी मैम। है ना, ये मैम जैसे एग्जाम में पूछा जाता है तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं, मतलब उसको ऐसे कहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। पहले बताइए लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होता है। आप अगर इतना ही लिख देते हैं और ये लिख देते हैं कि किसकी कॉन्सेप्ट मतलब बात कब की गई थी और ये किस मतलब किस टाइम पीरियड में आया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे ईयर की बात नहीं सेवन हुई। मैम 7-5 ईयर में हाँ, वो तो इतना ही केवल आप लिख देते हैं, है ना। मतलब 1985 में वो आता है ये। हाँ, तो ये आपका ये केवल आपको इतना लिखना होगा, और फिर टाइप सॉरी हाँ, आपको ये बताना होगा कितने टाइप्स के लाइब्रेरी नेटवर्क होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, जी तो जी दोनों को आपको एग्जांपल्स भी बताने पड़ेंगे, साथ ही साथ उसमें कौन कौन सी वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, वो सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको पूछ ले जाए कि आप डिफाइन नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, डिफाइन नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क में किसी दो को एग्जाम्पल सहित बताइए। ठीक है, तो आपको जैसे कि यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क है, यहाँ पर आपका एक सेकेंड, यस, टेलनेट है, कैलिबनेट है, आपका इनक्लूबनेट है, तो आप इसमें से किसी को भी डिफाइन कर दीजिए, दो को, है ना। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क हो गई आपका, या फिर मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क हो गई आपका, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, टेलनेट हो गया। तो आपको कम से कम 2 से 3 आपको याद होनी चाहिए इसमें से। इसी प्रकार से आपको इंटरनेशनल में भी कम से कम 2 याद ही होनी चाहिए, पता आपको होना चाहिए, लेकिन 2 अच्छे से याद होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि काफी बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होते हैं, लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होते हैं। फुल फॉर्म तो बहुत दूर की बात रही, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए एग्जाम्पल में। और इसमें आप डेलनेट या फिर इनफिलमेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनफिलमेट बहुत बड़ा इंडिया का लाइब्रेरी नेटवर्क है, जिससे कि मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज जुड़ी हुई हैं, है ना। क्योंकि देखो लाइब्रेरीज नेटवर्क अगर बात करें लाइब्रेरीज कैसे जुड़ी हुई हैं, तो देखो आप उससे मतलब जो आपका जो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर भी ले रहे हैं आप उससे, ठीक है, बहुत सारे डेटाबेसेस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो नेटवर्क के थ्रू तो सर्विस एक्सेस प्रोवाइड करा रहा है दूसरी लाइब्रेरीज को, है ना। तभी इसे हम लाइब्रेरी नेटवर्क कहते हैं, कि एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरीज को नेटवर्क के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है ना, तो वो हमारे लाइब्रेरी नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, जी मैम, ये क्वेश्चन आया भी है इस बार। लाइब्रेरी नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इस टॉपिक को आपको ले रही हूँ, और ये आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में भी कि इन्फ्लिनेट क्या है। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडियन लाइब्रेरी जी नेटवर्क मैम। की बात की जाए तो। ठीक है, जी और मैम, ये क्वेश्चन आया भी रहा है। हाँ, और आपका जो इन्फ्लिनेट है बहुत, एक मिनट में उसको आपको डिटेल में बताती हूँ इन्फ्लिनेट को, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और जी मैम, ये क्वेश्चन आया भी है। यस, तो जी इन्फ्लिनेट कब स्थापना हुई आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके हेड कौन है या डायरेक्टर कौन है, ये पास्ट का है, अभी मैं प्रेजेंट का आपको बताऊंगी। ठीक है, और ये यशपाल प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये नेटवर्क जो है फॉर्म हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क, द रिपोर्ट ऑफ कमिटी। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, to establish information library network to improve capability, information transfer and access, provide support to
मतलब वही सारी चीजें हैं इसमें। और बेसिकली इसमें डेटाबेसेस कौन कौन से हैं, आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी और आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि आप भी इससे बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। आप इस पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें आपके ई पोर्टल्स हैं आपके, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं और डेटाबेसेस हैं। इंडिकेट की बात करें तो ये यूनियन कैटलॉग है। जब अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में काम करेंगे तो कि यूनियन कैटलॉग होता है, ठीक है, जी है ना, जिसमें कि मतलब बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ बुक्स होता है और उसकी सारी मतलब या फिर सीरियल्स का, थीसिस का, सभी का बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होता है, जिसमें कि आपका ऑथर का नाम, टाइटल का नाम और कौन से एडिशन का है, किस पब्लिकेशन का है, वो सारी चीजें दी होती हैं, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जब सपोज दैट हमारे पास एक मतलब यूनियन कैटलॉग का ये फायदा होता है कि अगर हमें हमारे पास भी सेम किताब है या सेम बुक है या सेम चीजें हैं, तो हम उसके डिटेल को, रिकॉर्ड को बोरो कर सकते हैं, तो हमारा टाइम सेव हो सकता है, ठीक है। तो इंडिकेट के थ्रू हम जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होता है उसको बोरो कर सकते हैं, ठीक है। एक ये फायदा होता है इंडिकेट का, यूनियन कैटलॉग बोलते हैं इसे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिकेट को किस नाम से जानते हैं, तो ये यूनियन कैटलॉग कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, इंडियन यूनिवर्सिटीज, हाँ, इंडियन यूनिवर्सिटीज की जितनी भी बुक्स होती है उनका मतलब बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इस पे अवेलेबल होता है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं या लाइब्रेरीज होती हैं वो इससे अपना अगर सिमिलर बुक्स हैं तो रिकॉर्ड को बोरो करके अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। आप उनको टाइम जो होता है वो सेव हो जाता है, ठीक है। बुक्स का डेटाबेस अवेलेबल होता है इस पे, ठीक है। थीसिस डेटाबेसेस अवेलेबल होते हैं इस पे, ठीक है। ये यूनियन कैटलॉग की बात, सॉरी, इंडिकेट की बात की जा रही है। इंडिकॉट में ही आपका बुक का डेटाबेस होता है, थीसिस का डेटाबेस होता है और आपका ये एजुकेशनल कम्युनिकेशन, सॉरी, कंसोर्शियम ऑफ फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन का भी डेटाबेसेस या वीडियोस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे डेटाबेसेस इंडिकेट पे अवेलेबल होता है, तो आप इससे बोरो करके भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ देख भी सकते हैं इंडिकेट पे कि कौन कौन सी मतलब डेटाबेसेस अवेलेबल हैं या कितनी प्रकार, कितनी बुक्स हैं उनकी, आप उसके थ्रू उसको मंगा भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बिब्लियोग्राफिक डिटेल के थ्रू हम सारी डिटेल को देख सकते हैं, उस पर्टिकुलर बुक्स को, थीसिस को, डेटाबेसेस को या बुक्स जो भी अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्क रिकॉर्ड, ठीक है, मशीन रीडेबल कैटलॉग, आपने पिछले सेमेस्टर में इसे पढ़ा होगा, है ना। हेलो, जी जी हाँ, तो इसका ये यूनिक फॉर्मेट होता है। अगर आप जब बोरो करते हैं, बोरो करने की एक कंडीशन भी होती है, एक आपका Z39.50 प्रोटोकॉल होना आवश्यक है, साथ ही साथ आपका जो फॉर्मेट है ये यूनिक फॉर्मेट होता है। इस पे अगर आपका आप मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो सारे जितने भी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हैं उनमें मार्क कैटलॉगिंग ही इनबिल्ड है ना। तो अगर आप बोरो कर रहे हैं तो आपके पास मार्क मतलब मार्क सपोर्टेड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी आप इस कैटलॉगिंग को या इस मतलब इनके बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को बोरो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब बताए गए यहाँ पे, ये फॉर्मेट मैंडेटरी होता है। जितनी भी डिजिटाइज लाइब्रेरीज हैं या जितनी भी ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज हैं वो सेम इसी को फॉलो कर रही हैं, अदरवाइज वो हम बोरो नहीं कर सकते। अदरवाइज हमें इसे अलग से मतलब रिकॉर्ड लेना पड़ेगा, मतलब रिकॉर्ड को बोरो नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिकली इंडिकेट के बारे में, ठीक है। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके इनफिनिट नेट के अंदर, तो यहाँ पे है ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला क्या होती है, इससे क्वेश्चन बनता है कि ईपीजी पाठशाला में किस प्रकार के कोर्सेज होते हैं या उसकी टैगलाइन क्या है। तो ये टैगलाइन बहुत सारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, विद्वान या विद्यामित्र, इन सबकी टैगलाइन आपको जरूर याद करनी होगी, ठीक है। अभी के लिए नहीं, आपको आगे काम में आएगी। किसी भी पेपर में आप अपेयर होते हैं तो ये टैगलाइन जरूर पूछी जाती है, ठीक है, कि इसकी टैगलाइन क्या है। और ये दिखा देंगे। आपको दिख नहीं रही है किसी को क्या ये? नहीं मैम, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। ओहो, जी जी एक सेकेंड। अच्छा, शेयर स्क्रीन तब से हो ही नहीं रही है, बताते ही नहीं हो आप लोग। अभी अभी दिख रही जी मैम। है ना। जी ये पूरा है, आपको मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। जी ये मैम। नोट्स हैं, ठीक है। ये इंडिकेट मैंने आपको बताया था कि ये आपका जी मैम।
मार्क मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना, मशीन जी रीडेबल मैम। कैटलॉग, ये हाँ यूनिक मैम। फॉर्मेट होता है, सभी लाइब्रेरीज को उसे फॉलो करना होता है, तभी आप उसे बोरो कर सकते हैं, किसी जी मैम। दूसरी लाइब्रेरीज का कैटलॉग को या फिर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को बोरो कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्क अवेलेबल है, मार्क सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और जेट 39.50 प्रोटोकॉल है, देन ये बोरो मतलब पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो पाती है, ठीक है। और ये आपके इंडिकेट में क्या क्या चीजें हैं वो बताई गई हैं, बुक डेटाबेस, थीसिस डेटाबेसेस और ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और ये कौन कौन सी मतलब सर्विसेज या फिर कौन कौन सी कंसल्टेंसी अंडर कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं इन्फ्लुएंट के अंदर, वो सारी चीजें बताई गई हैं। एक है ईपीजी पाठशाला, ठीक है। ईपीजी पाठशाला पे एट प्रेजेंट 70 कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी मैं आपको विजिट भी कराऊंगी उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके जाके, जिससे आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब कि अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम वेबसाइट, इसीलिए मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाऊंगी, जिससे कि अगर कोई भी चेंजमेंट होगा तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रीवियस नोट्स हैं, मेरे पहले के नोट्स हैं, तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब आउटडेटेड हो चुका हो, ठीक है। तो इसमें आपके पीजी कोर्सेज है, ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपको लाइब्रेरी साइंस का मतलब इसमें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो एक लाइब्रेरी साइंस का भी इसमें कोर्स मटेरियल बहुत अच्छे फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, तो उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये 4 मॉड्यूल्स में होता है बेसिकली, है ना। आपका डाउनलोडेड फॉर्म है, वीडियो है, आपका डिस्कशन है और क्विज फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने मॉड्यूल में है और इसकी टैगलाइन क्या है, ठीक है। और ये किस प्रकार का मतलब मैम मैं पूछा किस था कितने भागों में है मैम? कितने भागों में नहीं, ये पूछा जाता है कि मॉड्यूल मतलब जी आपको अभी नहीं पूछा जाएगा, बीएलआईएस के लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, जब जी पेपर देते हैं इसके बाद तब आपको पूछा जा सकता है कि ये कितने मॉड्यूल में इसका जो कंटेंट है वो कितने मॉड्यूल्स में अवेलेबल है। तो 4 मॉड्यूल्स में अवेलेबल है, डाउनलोडेड पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, डिस्कशन है एंड इसके बाद आपका क्विज अवेलेबल है, ठीक है। 4 मॉड्यूल्स में अवेलेबल है आपके ये। और इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, अ गेटवे टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है। 70 पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं इस पे, ठीक जी है। मैम। इसी प्रकार से विद्वान है, विद्वान क्या होता है, एक्सपर्ट डेटाबेसेस है ये, है ना, जो मतलब जो साइंटिस्ट हो गए या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, तो उनका पूरा डेटाबेस अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। और है ना, तो जी जी। आप है ना उनका प्रोफाइल आप देख सकते हैं, कितने मतलब वो कहाँ मतलब पूरा प्रोफाइल जो होती है उनका वो देख सकते हैं, और कितने उन्होंने पेपर वगैरह लिखे वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और विद्यामित्र क्या है, विद्यामित्र बेसिकली क्या है, एक इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है। इसमें जितने भी यूजी पीजी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जी मैम। वो ई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, है ना। तो जी आप मैम। अभी मैं वेबसाइट पे लेके जाऊंगी तो आपको वो दिखाऊंगी भी कि आपको उसका वीडियो फॉर्म में या पिक्चर्स फॉर्म्स में वो अवेलेबल है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल। इसमें आपके प्रोजेक्ट्स यूजी और पीजी के पोर्टल्स दिए होते हैं, सॉरी पोर्टल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, विद्यामित्र इंटीग्रेटेड फॉर मोर देन 50 ई कंटेंट प्रोजेक्ट्स जी डेवलप्ड मैम। एंड फंडेड अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशनल थ्रू आईसीटी। आईसीटी, ठीक है। तो जी इसकी आईसीटी की हेल्प से मतलब प्रोजेक्ट्स डेवलप करती है लगभग यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए, ठीक है। और ये इंडियन रैंकिंग है। ये कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि विद्यामित्र किसका प्रोडक्ट है या मतलब किसका किसकी सर्विस है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये इन्फ्लिपनेट की सर्विसेज हैं, ठीक है। मैम किसकी? ये इन्फ्लिपनेट को ही तो मैं बता रही हूँ ना आपको, जी जी इन्फ्लिपनेट की जी। सारी चीजें है ना, ये हाँ जी। सारे है ना। जी इंडिकेट किसका प्रोडक्ट है, इंडिकेट आपका इन्फ्लिपनेट का है, तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको एटलीस्ट आपको अगर इन्फ्लिपनेट नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क की बात की जाती है तो आपको इन्फ्लिपनेट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और इसके अंदर जितनी भी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है, जितने भी डेटाबेसेस प्रोवाइड कराती है या फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, उनको आपको मेंशन करना होगा, चाहे वो थोड़ी थोड़ी ही 4 लाइनों में ही आप बताएं। जैसे सपोज दैट आपने इनको बताया कि सर्विसेज हैं या फिर, तो आपने ईपीजी पाठशाला लिख दिया यहाँ पे और बता दिया कि ये गेटवे ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, 70 पीजी कोर्सेज अवेलेबल है, 4 मॉड्यूल्स में अवेलेबल है, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट किया गया, बस इतना लिख देंगे तो आपका ये ईपीजी हो गया खत्म। फिर विद्वान क्या है, विद्वान एक सब्जेक्ट
एक्सपर्ट का डेटाबेसेस है। विद्यामित्र क्या है, एक प्रोजेक्ट्स का मतलब प्रोजेक्ट अवेलेबल होते हैं जिसमें कि यूजी पीजी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसमें आपको इंडियन रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, NIR बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, जिसमें कि हर साल ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, IITs होती है, उनकी रैंकिंग होती है कि कौन बेस्ट रहा इस साल, है ना, परफॉर्मेंस लेवल चेक की जाती है, तो हर साल ये अपडेट होती है। जिससे अगर हम बात करें एट प्रेजेंट तो 2022 में अभी आपका ये IIT मद्रास की फर्स्ट रैंक आई है ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, तो ये हर साल अपडेट होती है, हर साल चेंज होती है। और IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, तो ये मतलब इंजीनियरिंग लेवल पे अलग होता है, मतलब एक ओवरऑल की बात करें तो हमारा ये मद्रास IIT मद्रास फर्स्ट लेवल पे है 2022 पे। तो ये आपके उसमें जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है ना, तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इस साल की NIRF रैंकिंग में कौन मतलब फर्स्ट रैंक पे आया, कौन कोई कॉलेज हो सकता है इसमें, है ना, ये UGC नेट में या फिर NTA उसमें आता है क्वेश्चन इस तरह से। ठीक है मैम, आता है, जरूर आता है, तो ये उसके बेसिस पे भी ये इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, स्वयं क्या है, ठीक है, स्वयं पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं ना, आप उस पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग, तो इस पे आपके रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं जो कि आप इस पे पढ़ाई मतलब देख सकते हैं। उसमें मतलब कोर्सेज होते हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह होते हैं। ठीक है, हाँ मैम, जैसे हाँ कोई भी छोटे कोई भी हाँ सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, जैसे कंप्यूटर कोर्स के लिए, किसी चीज का हाँ कोर्स, बिल्कुल, लाइब्रेरी साइंस में जैसे डिजिटल मतलब लाइब्रेरी का कोर्स, किसी डिजिटल लाइब्रेरी किसी का चीज का भी, सर्टिफिकेट कोर्स है, वो भी अवेलेबल होता है जी जी, स्वयं पे, है किसी ना। चीज का भी कोर्स कर सकते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट उसको पाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जी तो ये आपका स्वयं पे अवेलेबल होते हैं, इसे रिफ्रेशर्स कोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जी और स्वयं प्रभा के क्या होता है कि ये फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन है, जिसमें कि आपको 32 DTH चैनल हैं, जिसपे कि 24/7 आप मतलब प्रोग्राम चलते रहते हैं, है ना, तो ये ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं बेसिकली, स्वयं प्रभा एक चैनल है ना, तो उस पे आपको 32 DTH चैनल के थ्रू एजुकेशन प्रोग्राम चलते रहते हैं। ठीक है, तो जी मैम, ये आपका ये भी वीडियो फॉर्म में अवेलेबल होता है, और मैं भी वेबसाइट पे भी लेके चलूंगी। ठीक है आपको, जी हाँ, ये स्टडी इन इंडिया है, ये बेसिकली अब जितना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बेसिकली स्वयं प्रभा, स्वयं आपके विद्वान, आपका ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको डिटेल में बताई। ठीक है, OJS वगैरह इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। शोध गंगा OJS फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, द ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम है यार। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये बेसिकली 31 मार्च 2018। हाँ, ये मतलब सारे इसके सर्विसेज है। ठीक है, इन्फोपोर्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट गेटवे फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का गेटवे है। ठीक है, और ये अब्रॉड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्टडी इन इंडिया एक मतलब बनाया गया था, MHRD द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इनिशिएटिव तो वो था। और इसी प्रकार से आपका शोध गंगा है आपका, जिसमें कि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी थीसिस मतलब जो स्कॉलर अवार्ड होते हैं, पहले थीसिस सबमिट करते हैं, उसके बाद ही वो PhD अवार्ड होते हैं ना, तो उनकी थीसिस सबमिट होती है, तो ई फॉर्म में अवेलेबल होती है। इस पे आप सारे इंस्टीट्यूट की दे सकते हैं, या फिर जितने भी PhD स्कॉलर्स होते हैं उनकी थीसिस ई फॉर्म में अवेलेबल होती है। ठीक है, शोध गंगा में, और ये 2009 से स्टार्ट हुआ था। जी ठीक है, तो 2009 से लेके अभी तक जितने भी PhD स्कॉलर्स है उनकी सारी थीसिस यहाँ पे फुल फॉर्म मतलब फुल टेक्स्ट में अवेलेबल है। ठीक है, आप देख सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके, और शोध गंगोत्री पे क्या है, उसका सिनॉप्सिस अवेलेबल है। हाँ मैम, जैसे सिनॉप्सिस, मैम जैसे PhD में होता है। यस यस, PhD का ही है ये शोध जी जी गंगा। ई थीसिस जी किस में जी होती है, थीसिस PhD में ही होती है। ठीक है, तो जी जी ये आपके सारे सर्विसेज हैं आपके। ठीक है, ई कंसोर्शियम इनिशिएटिव जो भी आपको मैंने बताया था ना, ईसो सिंधु, तो वही एनलिस्ट के बारे में बताया हुआ है कि एनलिस्ट क्या था। पहले एनलिस्ट अलग था, है ना, जी आपका वो फिर बाद में एक साथ मर्ज करके आपका एनलिस्ट था, और AICT था, और आपका
यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी, है ना, ये 3 चीजें थी। जी। इन तीनों को मर्ज करके ही 2015 में ई शोध सिंधु बनाया गया, ठीक है। बना। हाँ, और ये किसके द्वारा बनाया गया, यहाँ पे यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी वॉश, यहाँ पे यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई है कि इसको किसने लॉन्च किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। अलग अलग इंडिविजुअल पॉइंट है कि इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताया मैंने कि ये किसने लॉन्च की थी, किस है, और इनसेट किसके द्वारा बनाई गई थी, और एनलिस्ट किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। जी। एनलिस्ट बेसिकली टेक्निकल प्रोग्राम्स, टेक्निकल मतलब एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारे को मर्ज करके इन्होंने ई सोर्स सिंधु बना दिया गया, ठीक है, कंसोर्शियम फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ई रिसोर्सेज, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जी। और सोच सिद्धि मैंने बताया ही था कि ये प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को का एक्सेस प्रोवाइड कराता है सभी यूनिवर्सिटीज को, और ये 2019 से मतलब स्टार्ट हुआ था, और इसके थ्रू उर्कुंड जो सॉफ्टवेयर है प्लेजरिज्म, उसका एक्सेस सभी यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये है, और ये सारी यूनिवर्सिटीज के नाम है ना। जी। और शोध चक्र अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। शोध चक्र क्या है कि बेसिकली हेल्प करता है जो रिसर्च स्कॉलर्स को, ठीक है, और उनको मतलब हेल्प करता है कि वो उनको गाइड कर सकता है, उनको सुपरवाइज कर सकता है, और उनको डेटा कलेक्शन में और डेटा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये शोध चक्र, और ये ड्यूरेशन ऑफ जब तक वो थीसिस करते हैं तब तक वो हेल्प करता है। रिसर्च स्कॉलर के लिए बेसिकली शोध चक्र बना है, ठीक है। चक्र का मतलब यहाँ पे है कि वो पर्टिकुलर पीरियड, शोध मतलब कि रिसर्च कर रहे हैं, और चक्र का मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये शोध चक्र भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए मैंने एक नया पॉइंट था तो वो बताया, ठीक है। कैलिबर और प्लानर बेसिकली क्या है, कैलिबर होता है आपका, ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है ना। एक कंसोर्शियम होता है, एक कन्वेंशन होती है, जैसे हम लोग एक सेमिनार करते हैं उसी प्रकार से एक इवेंट होता है, एक कंसोर्शियम होता है, जिसमें कि वो ऑटोमेशन को प्रमोट करने के लिए मतलब एक कंसोर्शियम करते हैं, और ये 2 साल में एक बार होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बाई एनुअल होते हैं, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, थीम से बनते हैं, और ये कहाँ पे हुआ है इससे बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी बात करें रिसेंट की, तो ये 22 मतलब 2022 में आपका जो कैलिबर हुआ था, मतलब हुआ तभी। और ये जो सीरीज की बात करें तो नंबरवा जो 22वां नंबर का था, और बीएचयू बनारस में हुआ था, ठीक है। बस इतना ही काफी है, बनारस में हुआ था ये। और 2022 का कैलिबर की पूछा जाए कि कहाँ पे हुआ था, तो बनारस में हुआ था, ठीक है। और ये कौन सा है, तो 13th मतलब कि 13वां नेशनल कैलिबर है, ठीक है। ओके। और ये 2 साल में एक बार होता है, कैलिबर है और प्लान, 2 कन्वेंशन होते हैं इसके, मतलब कंसोर्शियम होते हैं, 2 इसके कन्वेंशन होते हैं, 2 बार इस मतलब होता है, 1 साल मतलब 2 साल में ये एक बार होता है, 1 साल ये पड़ गया और 1 साल प्लानर पड़ जाता है, ठीक है। तो 2 कन्वेंशन होते हैं और ये 2 साल में एक बार होते हैं। इसकी थीम से क्वेश्चन बनता है, और जैसे कि इसकी थीम है, यहाँ पर ये थीम है, ठीक है। तो और इससे रिलेटेड ये जो थीम आपको दिख रहा है ना, इसी से रिलेटेड इसमें आपके जो इस कन्वेंशन में वो पेपर प्रेजेंट कर मतलब प्रेजेंट किए जाते हैं, और ऑटोमेशन को बेसिकली प्रमोट करता है, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। और इस कन्वेंशन में लोग पेपर प्रेजेंट करते हैं, और इसी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ठीक है। ये कैलिबर है, और एक प्लानर होता है। ये प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, सेम इसमें भी ये प्रमोट करता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग को, ठीक है। नॉर्थ रीजन के लिए है ये, ठीक है। और ये भी बाय एनुअल होता है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है, यानी कि 1 साल में इसको कर लिया और 1 साल में इसको कर लिया, ठीक है। क्योंकि 2 चीजें हैं और 2 साल में एक बार होती हैं, तो हर साल एक प्लानर पड़ता है और एक कैलिबर पड़ता है, एक प्लानर पड़ता है और एक कैलिबर पड़ता है, ठीक है। ओके मैम। बहुत ज्यादा हो रहा है। नो हम किसी की आवाज नहीं आ रही आज। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, ऊपर जा आज रहा है मैम क्या। बच्चे ही कम है, 13 बच्चे हैं, इसलिए आज आवाज कम आ रही है सब।
हाँ मतलब ये पता है, ये आपको लग रहा है कि मैम बहुत ज्यादा पढ़ा रही है, तो कोई ये चीजें ना, आप अभी कोई पेपर दोगे ना तो आपके लिए लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था। ये चीजें रिकॉल करती, जब आप कोई चीज सुनते हो पढ़ते हो ना, तो अभी तो लग रहा है कि आपके चलो बीएलआईएस के रिगार्डिंग तो बहुत, मैं नहीं कहूंगी कि इतना डिटेल में बीएलआईएस में आएगा, लेकिन मैं इसलिए इस चीज को बता रही हूँ क्योंकि पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़ो, ताकि बाद में दोबारा चीज को ना पढ़ना पड़े, टॉपिक पूरा कवर हो जाए, इसलिए मैं ये चीज बता रही हूँ, है ना। तो ये आपको दोबारा बस थोड़ा सा वेबसाइट पे जाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, और कुछ चीजें अपडेटेड है वो आप देख सकते हो, बाकी ये टॉपिक दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। ठीक है, ये चीजें इससे इनफ्लिप नेट से क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, और कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता जिससे कि इनफ्लिप नेट का क्वेश्चन ना आए, इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में बताया है। ऐसा मत सोचिए कि मैम ने कितना सारा पढ़ा दिया, वो इसलिए मैंने बताया कि आपका अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो, है ना। जी मैम। जी ठीक है, जी मैम। जी मैम। आपने सुना हुआ तो वो कम से कम पता चले कि अरे ये क्या होता है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, इनफिनिट नेट पढ़ लिया लेकिन उसकी सर्विसेज के बारे में नहीं पता आपको, है ना। तो कम से कम कोई चीज पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो, मेरा मानना ये है ना। आपको इससे क्वेश्चन मैम बनेंगे। नेशनल डिटेल लाइब्रेरी के बारे में तो आ रखा है इसमें उसमें। आया होगा, इसमें भी बताया होगा मेरे जी ख्याल से मैम। इसमें, है ना। मैम तो आया है इस बार तो आया है, क्वेश्चन तो आया है। हाँ इसमें आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी मैम, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं? इसके बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी में लिखा मैम इसका बार। हाँ इससे जी क्वेश्चन बनता है, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी और मैम। अगर हम बात करें डेवलपिंग डेलनेट की, तो डेलनेट भी बताती हूँ, मेरे को डेलनेट बहुत थोड़े से बताऊंगी मैं, क्योंकि डेलनेट को यहाँ पर दिया हुआ है। डेलनेट वॉज स्टार्टेड एट, ये डेवलपिंग लाइब्रेरी, पहले इसे दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क बोलते थे, फिर बाद में इसे डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले इसको दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क बोलते थे, ठीक है। तो हो सकता है पूछ सकते हैं, लेकिन अभी इसको एट प्रेजेंट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैम और आई एम सॉरी, स्लाइड हो रही है नहीं नहीं दिख रही है, मैम। आज स्लाइड का बड़ा इशू आ रहा है, ये है देखो। डेलनेट वॉज स्टार्टेड एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी, 1988 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और रजिस्टर्ड कब हुआ था, एज ए सोसाइटी 1992 में, ठीक है। इट वॉज इनिशियली सपोर्टेड बाय द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। इनिशियली सपोर्टेड, ये निसाद द्वारा सपोर्ट किया जाता था पहले, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब निशाद ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक बॉडी है, ठीक है। तो ये बेसिकली डेलनेट है, और डेलनेट के बारे में डिटेल में वेबसाइट पे लेके चलती हूँ, क्योंकि मैंने डेलनेट को डिटेल में आपको मैं देखो दिखाती हूँ। डेलनेट को एक सेकेंड, आप जितने भी मैंने आपको लाइब्रेरी नेटवर्क बताए ना, आप जी खुद मैम। जाके एक्सेस करना डेलनेट, जी जी। क्योंकि जब तक आप एक्सेस नहीं करोगे ना, तब आपको, मैम दिक्कत हमको ही आती है। क्योंकि आपको काफी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी, और जब तक आप खुद नहीं देखोगे ना तो चीजें उतनी क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि आप भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, तो आपको केवल बुकिस कीड़ा नहीं बनना है कि किताबों को ही देखना है। आप वेबसाइट पे जाइए, लाइब्रेरीज की वेबसाइट पे जाइए, है ना, उनको देखिए कहाँ पे क्या सर्विसेज है, क्या कौन सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, क्योंकि जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो ये नहीं पूछा था कि उसमें आपने डेटाबेसेस क्या होते हैं, ये पूछेंगे कि आपके यहाँ कौन कौन से डेटाबेसेस यूज हो रहे हैं, या आपके यहाँ कौन सी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हो, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। या कितने मॉड्यूल है आपकी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में, या कोहा में, या फिर आपका लिप्सिस में, है ना। तो इस तरह से जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये डेलनेट है, मेंबरशिप है, रिसोर्सेस हैं, देखिए कंसोर्शियम वगैरह दिए हुए हैं इसमें भी, अबाउट अस, ठीक है। मैम अब डेलनेट की साइड नहीं दिख रही है मैम। अब नहीं दिख, मैम दिख रही है मेरे को। आधे लोग तो दिखते हैं, नहीं दिख रही मैम अपने आप दिख रही है, देखो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन है ना। देखो जब आप वेबसाइट पे जाते हो ना, बहुत सारी चीज देखने को मिलती है, जैसे कि आपको उसको लोगो दिखाई दे गया, है ना, उसको फुल फॉर्म दिख गया, है ना, आपकी उसकी टैगलाइन दिख जाती है, जैसे डेवलप, है ना। तो आपको इसके पब्लिकेशन पे जा सकते हो, है ना, और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, वरना आप बुक्स में देखते हो तो आपको एक लिमिटेड, आपको मतलब उसमें सराउंडिंग्स में रहते हो आप, तो पूरा आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। एक सेकेंड,
ओपन क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग को दिख रहा है पेज? हेलो, जी मैम जी जी दिख जी रहा है जी ना? हाँ हाँ सॉरी, ये खुला हुआ है। देखो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना कंटेंट काम का निकाल सकते हो, ठीक है। इट जी वाज, मैम। हाँ देखो यहाँ पर भी वही बात की कि निसार द्वारा सपोर्ट किया जाता था इनिशियली, हाँ, और कब फॉर्म हुआ यहाँ पर मेंशन है कि इट वाज स्टार्टेड एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी इन जनवरी 1988, और रजिस्टर्ड सोसाइटी 1988 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी कब बना था? 1992 में, ठीक है। इसके ये हो गया आपका, और ये स्टार्टिंग में किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है ये लिख दीजिए आप, ठीक है। यहाँ तक लिख दो, बहुत है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या इसके हेड कौन है ना? ये प्रेसिडेंट है श्री के जयकुमार, ठीक है। जी तो मैम। आपको ये आप अगर प्रेजेंट प्रेसिडेंट लिख देते हैं तो कितना मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपका जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर के ऊपर, है ना। तो आप इससे लगता है कि हाँ स्टूडेंट अपडेटेड है ना। तो आपका हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी तो भी सही मतलब चेक कर सकते हैं कि वो देखेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है, बहुत नॉलेजेबल है। तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं चाहूंगी कि आप विजिट करें लाइब्रेरीज मतलब की अलग अलग चीजों पे और वहां से पढ़ें, केवल बुक के साथ साथ उसको भी देखते चले, ठीक है। और है ना, इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इसमें आपको जो जो सिंपल सा है वो नोट कर लो, ऐसे थोड़ा ना ही सारी चीजें आपको नोट करनी है। टू प्रमोट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, और इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग कोई भी चीजें अगर हम मतलब एज एसोसिएटेड फॉर्म में होता है या नेटवर्क फॉर्म में होता है तो हम शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग तो रिसोर्स शेयरिंग तो आपका कॉमन सा मतलब आपका एक पॉइंट हो गया, है ना। टू प्रमोट रिसोर्स शेयरिंग, है ना। और आप टाइम सेव कर सकते हो, मनी सेव कर सकते हो, एक पॉइंट तो ये हो गया आपका, है ना। और आप इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो, और आप यूजर्स को मतलब मतलब एक लिमिटेड संसाधनों में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो, है ना। डेटाबेस प्रोजेक्ट्स बेसिस से मतलब और डेटाबेसेस अवेलेबल है होते हैं बहुत सारे इस पे। तो ये सारी चीजें बिब्लियोग्राफी डेटाबेसेस अवेलेबल है, यहाँ पे सीरियल्स है, नॉन बुक्स जर्नल्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, क्या क्या उद्देश्य है लाइब्रेरी नेटवर्क के, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। टू पॉज एंड मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स फॉर स्पीडी कम्युनिकेशन, ठीक है। रिसोर्स की शेयरिंग भी तो कर सकते हैं हम लाइब्रेरी नेटवर्क के थ्रू, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताओ, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम हाँ बोलो। हम लाइब्रेरी नेटवर्क के थ्रू रिसोर्सेज की शेयरिंग करते हैं कि नहीं करते? क्यों? इनफिनिट लाइब्रेरी नेटवर्क हमारा रिसोर्स की शेयरिंग वो हमें जो 13 सॉफ्टवेयर सॉरी उर्कुम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहा है, तो वो एक उसकी रिसोर्स की शेयरिंग ही तो कर रहा है, एक को नहीं कर रहा, सभी लाइब्रेरीज को कर रहा है, सॉरी सभी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी मैम। जी है ना, मैम। है ना। तो बहुत सारी एसोसिएटेड लाइब्रेरीज अपने लाइब्रेरी नेटवर्क के थ्रू रिसोर्सेज की शेयरिंग भी कर सकती हैं, डेटाबेसेस कर सकती हैं, कैटलॉग की कर सकती हैं, है ना, ई कंटेंट की कर सकती हैं, है ना। तो वो सारी इसी वजह से ये मेन उद्देश्य हो गए आपके। आप बना के भी ले सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, हाँ जी मैम। ठीक है। और साथ ही साथ ई सर्विसेज की भी कर सकती हैं। सपोज इट हमारे पास किसी रिसर्च स्कॉलर को कोई गाइडेंस सर्विसेज चाहिए, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं रेफरल सर्विस, ठीक है। रेफरल सर्विस बोलते हैं रिसर्च यूजर रिसर्च गाइडेंस सर्विस को, जो होती है वो रेफरल सर्विस कहलाती है। तो अगर हमारे पास वो पर्टिकुलर जो रिसर्च स्कॉलर को कोई पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उसे किसी तरह की गाइडेंस सर्विस चाहिए जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, तो वो हम नेटवर्क के थ्रू हम उसे किसी दूसरे लाइब्रेरीज के मतलब एक्सपर्ट को हायर करके उस यूजर की नीड को फुलफिल कर सकते हैं, है ना। तो वो भी कैसे पॉसिबल हो पाया? वो भी रिसोर्सेस की वजह से, रिसोर्स शेयरिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया, है ना। आपका इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया आपका, है ना। हाँ जी। ट्रांसलेशन सर्विस हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? आपकी लाइब्रेरी नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। हाँ जी क्लियर हो मैम। रहा है?
तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों मतलब हमारे नेटवर्क जो लाइब्रेरी नेटवर्क के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो वो सारे हमारे मतलब हम एक सीमित संसाधनों में बहुत सारे यूजर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और कंसोर्शियम में क्या था, कंसोर्शियम में कंफ्यूज हो गए। कंसोर्शियम में क्या था, बेसिकली कंसोर्शियम में हम सब्सक्राइब करते हैं, हम अपना एक मतलब एक मनी का खर्च करते हैं, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इसमें एग्रीमेंट की नीड नहीं होती है अभी, हाँ जी। ठीक है। उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लाइब्रेरी नेटवर्क में। लेकिन हाँ, जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में मतलब उर्कुंड या जो भी चीजें अगर कुछ अलग से परचेज करते तो उस केस में आपको पैसे पे करने होते हैं या सब्सक्राइब करने होते हैं, तो कुछ कंडीशंस में होती हैं, सभी कॉमन कंडीशंस में नहीं होती हैं, ठीक है। ओके मैम। चलो आज के लिए काफी हो गया, बहुत थक भी गए होंगे आप लोग ना। मैम आवाज नहीं आ रही किसी की यहाँ से। शेयर कर देना आप। हाँ मैं शेयर कर दूंगी। बताओ सब ये लाइब्रेरी नेटवर्क अभी रखते हैं, आज बहुत ज्यादा हो जाएगा, लंबी क्लास हो जाएगी ना, ठीक है। नहीं मैम, सही है मैम, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा, बाकी सब कहाँ चले गए भाई, किसी की आवाज नहीं आ रही है। रेखा मैम। त्रिपाठी, तारा, दिग्लक्ष्मी, जी निर्मला। मैम, जी मैम। हाँ मैम यहीं- बहुत लेंदी हो मैम- गया क्या? मैम लग रहा है भूख लग गई बच्चों को। एक बार का खाना मैम हजम हो गया मतलब। भाई मैं सोच रही हूँ कि क्या हो इसलिए गया को भाई, आवाज नहीं आ रही है। मतलब देखो क्या दो कंडीशन में आवाज नहीं आती है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। हाँ, ये तो मतलब या तो कुछ ज्यादा ही मतलब और हो गया, दो कंडीशन हो मैम सकती है ना। मैम क्या ऐसा हो सकता है कि नींद के आज चक्कर में कहीं। जहां तक कुछ प्रॉब्लम है, देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये चीजें दिखा के बताई हैं। और मैं मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा हो सकता है कुछ छूट गया हो तो मैं कवर कर लूंगी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ छूटा है, मैंने जी, जी। मैक्सिमम चीजें कवर की हैं। बस एक जो प्रेसिडेंट थे, सॉरी डायरेक्टर थे, मैं उनको नाम एट प्रेजेंट कौन है वो मैं आपको देख के बताती हूँ, क्योंकि उसमें जो जुरैल है वो आपके पुराने हैं, ठीक है। जी मैम। अबाउट अस में होना चाहिए, ये देखिए आपके ये हम्म, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, ये है आपके हाँ, प्रेजेंट है ना। तो वो जी आपका मैम। जो जो जेपी जुरैल थे ना, जेपी सिंह जुरैल, ये जी मैम। ये नहीं है, ठीक है। ये आपके मैम प्रेसिडेंट है, ये डायरेक्टर है, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। और ये डायरेक्टर है, आई थिंक मुझे लगता है वो मैं डायरेक्टर लिखा था कि प्रेसिडेंट लिखा था वहां पे, एक मैम second। प्रेसिडेंट था वहाँ पर। वहाँ प्रेसिडेंट था ना। जी मैम। हाँ तो वो पुराने नोट्स थे मेरे ना, इस वजह से। हाँ डायरेक्टर था, नहीं यहाँ पर डायरेक्टर लिखा है तो गलत थोड़ी ना है, ये सही है। ये डायरेक्टर तो अभी भी एट प्रेजेंट डायरेक्टर वही है, जेपी सिंह जुरैल है ना। यस मैम, डायरेक्टर हाँ यही है, ये डायरेक्टर प्रेसिडेंट है। यही है, प्रेसिडेंट का नाम यहाँ मेंशन नहीं किया, तो आप ये ऐड कर लीजिए कि ये जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। वैसे इतना आता नहीं है, लेकिन जब नोट कर रहे हो तो थोड़ा सा नोट करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ मैम थोड़ा बस दिक्कत। बस इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका डेलनेट हो गया, इनफ्लिप नेट बहुत वाइड लेवल पे हो गया। यहाँ पर जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं जो मैंने आपको बताई है ना, वो सारी चीजें यहीं से मैंने ली हैं ऑलमोस्ट चीजें। देखिए ई सो सिंधु बताया, सो शुद्धि बताया, सो शुद्धि क्या है बताओ, मैंने अभी बताया, बताओ क्या है सो शुद्धि। जो सुन रहा होगा ध्यान से वही बता पाएगा, अदरवाइज मेरी मेहनत बेकार जाएगी। सॉफ्टवेयर मैम, क्या सॉफ्टवेयर? जो लाइब्रेरीज को इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्ट करता है। ना ना ना, नहीं, लाइब्रेरीज को क्या बताया था, पीडीएस याद है किसी को? पीडीएस प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर बताया था, क्या होता है? कि मैं बोल रही हूँ बस सुनते जा रहे हो कहानी की तरह। ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं पूछ भी रही हूँ आपको, बार बार पुश कर रही हूँ कि आप ये देखें, है ना। तो ये सोचते कोई बताओ भाई, अब बताओ क्या है। और लाइब्रेरीज में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में कौन सा प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर चल रहा है एट प्रेजेंट? मैम उरकुंड चल रहा है मैम अभी। बिल्कुल, वेरी गुड, किसने बताया ये? मैम हिमानी। वेरी नाइस। देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन जब तक आप नहीं ध्यान दोगे ना तो मेरा पढ़ाना बेकार है, सिंपल सी बात है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप
अच्छा कर सको और मतलब कोई चीज छूटे ना आपकी, है ना। तो आप भी ध्यान दोगे तो आपके लिए, देखो सोल का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेरा सोल यहाँ पे ना, लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है सोल, पता है किसी को? नो मैम। फुल फॉर्म देखो, यहाँ से देखोगे तुरंत याद आएगा, सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होता है। और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है लाइब्रेरी आपका? ये है आपका दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये होता है एक ओपन एक्सेस होता है और एक प्रोप्राइटरी हो सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, जिसे हम परचेज करते हैं। तो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यानी कि परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सोल से क्वेश्चन बनता है आपका। ऑटोमेशन जो सॉफ्टवेयर है ना, ऑटोमेशन वाला पेपर है ना आपका 7 पेपर। जी मैम। हाँ मैम हाँ, बस थोड़े दिन पूछिए। हाँ मेरे पास एक सेकंड। मैम सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आ रखा है। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ना, उससे क्वेश्चन बनेगा। तो जी मैम। सोल ये पूछता है सोल किसका मतलब सोल किसने बनाया, है ना, ये सोल किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया। और देखो अगर आप वेबसाइट पे जाने के बहुत सारे फायदे हैं। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सोल का अपग्रेड वर्जन कौन सा है या लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो 3.0 है ना। यस मैम। ये क्वेश्चन बहुत आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे जब कभी एग्जामिनेशन दोगे ना आपको एक चीज समझ में मतलब याद आएगी कि हाँ मैंने इसको देख लिया होता है या मैंने अच्छा किया देख लिया, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन एक एक चीज से बनते हैं सारे क्वेश्चन। आपका ये इसके लेटेस्ट वर्जन कौन सा है ना। तो आपको जब वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इसका लेटेस्ट वर्जन भी दिखाई दे जाएगा। ये इंटरव्यू में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा आपको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सोल के बारे में था, ये इसी का ही प्रोडक्ट है आपका, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लीमेंट का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। और सॉरी एक बार हाँ इसकी साइड। आई एम सॉरी हेलो। क्या, हाँ बताओ यस। मैं हाँ एक्चुअली ऑफिस में हूँ तो टाइम ज्यादा हो गया, मुझे काम हाँ करना था। मुझे भी निकलना ही है, यस ठीक है चलो फिर आज के लिए रखते हैं, बस मैं और मैम निकल। फोटो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मैम। हाँ मैं कल कर पाऊंगी, आज नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। हाँ मैम बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये आप जाके इसको देख भी सकते हैं। देखो एक बस मैं लास्ट 5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगी इसे, ठीक है। देखो ईपीजी पाठशाला आप मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर जाओगे ना आप तो आपको लाइब्रेरी साइंस की भी बुक्स दिखाई दे जाएंगी, यहाँ पर दिख रहा है आपको। यस मैम। तो यहाँ पे ना, और इसको देखो आपका ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, सारे कंटेंट्स अवेलेबल, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में है और थोड़ा सा ठीक है डेप्थ मैम, में है, ओके। ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आपका होमवर्क क्या रहेगा पता है, ये जो आपको मैंने बचे हुए लाइब्रेरी नेटवर्क है ना, हेलो, जी हाँ जी मैम। मैम। यस आप मैम। उस पे नोट्स तैयार करके मुझसे दिखाएंगे, है ना। और मैं इसको जो बचे हुए आपके जैसे कैलिबनेट है, माइलिबनेट है, मैलिबनेट है ना, वो आपको मैं पढ़ाऊंगी नहीं, आप इसको खुद जाके लाइब्रेरी की यूनिवर्सिटी उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और खुद इसके नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। ओके साइड पे जाके मैम ना इसी के साइड। इनफ्लिपनेट का तो मैंने आपको शेयर कर मतलब आपको मैं शेयर कर दूंगी। डेलनेट का भी आप इसको नोट्स तैयार करेंगे, मैंने बता दिया क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। डेलनेट, कैलिबनेट और आप मैलिबनेट, ये 3 चीज कम से कम आप 4 चीज, इनफ्लिपनेट का भी आप कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा अगर इनफ्लिपनेट तो मत करना क्योंकि इनफ्लिपनेट तो आपके पास है। कैलिबनेट, डेलनेट और मैलिबनेट और एडीनेट, 4 चीजें, डेलनेट, कैलिबनेट, एडीनेट और मैलिबनेट, 4 जो लाइब्रेरी नेटवर्क है। आप इसको वेबसाइट पे उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और उसका जैसे मैंने आपको इन्फिनेट के बारे में बताया क्योंकि सर्विसेज कौन कौन से हैं, उसके कन्वेंशन कौन कौन से हैं, वो कब फॉर्म हुई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, तो ये जो है इन शॉर्ट में आपको नोट करके मुझे दिखाना है, ठीक है। ओके एग्री। किसी की आवाज नहीं आ रही, एक ही की आवाज आ रही है। जी मैम। ओके मैम, ओके। मैम। हाँ जितने प्रेजेंट है ना सबके मेरे पास नाम है ना, मैं एक एक से पूछूंगी, जब आप लोग याद करके रहना तभी नेक्स्ट क्लास में मैम आना। क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन क्या बताओ फिर से। मनीषा आप भी हो, मोनिका, मैम क्या? तारा, सोनल शर्मा, है ना, जी रेखा मैम। त्रिपाठी, यस तारा भी मैम। है ना, मनीषा, परवीन, निर्मला, दानू, ध्यान रखना। एक कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मैं वहां पे थी ऑफिस में थी, ठीक है, तैयार करके आना इस चीज को।
ओके मैम। मोनिका, ठीक है। और ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, ऐसा नहीं है, आप मेहनत करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगी वो चीजें, ठीक है। तो तब रखते हैं आज की क्लास अभी तक के लिए, ठीक है। अब फिर क्लास को लीव करते हैं, एंड करते जी हैं। मैम। क्या हुआ, जी मैम। बहुत थक गए हो आप लोग लगता है ना, नो मैम। सबकी आवाज से लग रहा है मुझे, है ना। मैम लेकिन बच्चों को भूख लग गई दोबारा। थैंक यू मैम। एनर्जी लॉस हो गई, मैं तो चिल्ला तो मैं रही हूँ, आप लोग की एनर्जी मैम कैसे लॉस हो गई ये समझ में नहीं आता। मैम इसलिए तो गुरु चिल्लाता रहता है, मतलब बच्चे सुनते रहते हैं इसलिए थक जाते हैं। ये तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आता, दो चीजें हो सकती है ना। तो मुझे तो लगता है ये आज का सेशन मुझे तो लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कई चीजें नहीं सीखी आपने, है ना। Yes, और ma'am. है ना, तो ये सारी चीजें आप जब आपको आगे बहुत मतलब देखेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप सभी नोट डाउन कर लो। डेलनेट, कैलिबनेट, एडीनेट और मैलिबनेट, ये चार आपको मतलब जैसे मैंने फ्लिपनेट के बारे में बताया उसी प्रकार से आप सबको चारों के शॉर्ट नोट तैयार करके मुझे दिखाने पड़ेंगे, या फिर अपने पास नोट डाउन करके रखेंगे। मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, ओके। तारा जी आपसे भी कह रही हूँ मैं, आपको जी ना, मैम जी। है ना, सबको मैं दोबारा बोल दूं, मुन्नी, ओके। सब लोग मुझे इंडिविजुअली हाँ बोलिए, पर चले आप लोग Yes, कहोगे ma'am. मुझे सुनाई नहीं दिया, है ना। हिमानी, यस मैम, मैं तो बोल रहा हूँ मैम। भगवती चलो है, भगवती ओके, है ना। जी मैम। मोनिका, जी मैम। यस मैम। मैम तीन है ना, डेलनेट और नहीं कैलिनेट चार और है, चार। देखो डेलनेट को तो मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया, ठीक है। जी कैलिबनेट है कैलिबनेट है, एडीनेट है और मैलिबनेट है, चार है, ठीक है। मैम थोड़ा ग्रुप को कर देंगे शेयर, थोड़ा मैं कल ध्यान। शेयर करूंगी, देखो ये चीजें स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका मैम डेलनेट, शॉर्ट ले रहा हूँ मैं। हाँ, डेलनेट, कैलिबनेट, एडीनेट और मैलिबनेट, यानी कि मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क है आपका, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क है, कलकत्ता है और दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क है, ठीक है, जिसे बाद में डेवलप कर, हाँ, ठीक है। ओके देन, फिर आप पढ़ाई करिएगा अच्छे से, ठीक है। और प्रीवियस क्लास का मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगी, ठीक है। जितना चीजें मैंने बताई सब पूछूंगी, ठीक है। और ऐसा मत सोचिएगा कि अब पूछेंगे तो आप गोला मार दें, ठीक है। आप अपसेंट नहीं होंगे, ठीक है, ओके। जी मैम। ओके, सबके अटेंडेंस मेरे पास है, ठीक है। ओके देन, बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके आज भगवती जी फुल चार्ज से, बाकी सबकी बैटरी डाउन थी मुझे ऐसा लगता है ना। मैम मैं तो बोल रही थी मैम। हाँ कुछ लोग बोल रहे थे, हाँ भैया मैं अभी भेजता हूँ आपको थोड़ा सा। चलो ओके, हाँ थैंक यू क्लास, बाय। जी जी जी। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।